ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 291। मेलिंग और जांगिया विशाल तारों से भरे आकाश में। जिया ने अपनी दृष्टि की रेखा के अंत में नगण्य स्टारलाइट को देखा और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी उंगलियों को काट दिया। अचानक प्रकाश की एक रंगीन किरण ऊपर की ओर बढ़ी। शानदार रंग आतिशबाजी की तरह चमकदार थे। जिया ने आगे कदम बढ़ाया और तुरंत रंगीन किरणों से बनी एक सुरंग में प्रवेश किया। यहाँ कोई आगे और पीछे नहीं था और कोई समय और स्थान नहीं था। विभिन्न प्रकार की जगमगाती रोशनी चमक रही थी, जैसे रेशम रिबन और फिल्म का एक रोल। यह अंतरिक्ष समय के बाहर स्थित एक अवर्णनीय स्थान था। जिया ने आसपास के इलाकों को देखा। अंतरिक्ष समय सुरंग को खोलना तेजी से उनकी शारीरिक शक्ति का उपभोग कर रहा था। जिया रंगीन सुरंग से गुजरा। अचानक उसके सामने 3 विशाल गहरे नीले रंग की जगह दिखाई दी और प्रत्येक स्थान में 12 विशाल पारदर्शी वाटर पोलो गेंदें तैर रही थीं। वाटर पोलो गेंदें रंगों की एक विशाल सरणी के साथ चमकती थीं और 2 के समूहों में जोड़ी जाती थीं। उन्होंने गहरे नीले स्थान के बीच 6 समूहों का गठन किया, जो उत्कृष्ट रूप से संतुलित थे। यह उस दृश्य की तरह था जिसे जिया ने एक बहुत ही उच्च पद से देखा था जब उसने प्लेनेट नेमेक पर ग्रेट एल्डर द्वारा अपनी क्षमता को अनलॉक किया था। 3 नीले स्थान 3 अलग अलग मल्टीवर्स हैं। जिया ने अपने मुंह के कोनों को एक चाप में घुमाते हुए खुद से बुदबुदाया और फिर वह उस दुनिया की ओर उड़ गया जो उसके साथ गूंज रही थी। पुच्ची जैसे एक बुलबुले के माध्यम से छेद करते हुए जिया ने अपने मल्टीवर्स में फिर से प्रवेश किया। चूंकि उन्होंने यूनिवर्स 7 से समय यात्रा की थी, इसलिए वह सीधे यूनिवर्स 7 के तारों वाले आकाश में दिखाई दिए। अपने चारों ओर चमकदार और झिलमिलाते सितारों को देखते हुए जिया मुस्कुराया। वह जानता था कि वह अपने अंतरिक्ष समय निरंतरता में लौट आया था। उसके बाद उन्होंने ग्रह होंगशान की ओर बढ़ते हुए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। हालांकि जिया को नहीं पता था कि वर्तमान में ग्रह होंगशान पर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। नारंगी बालों और नीली त्वचा के साथ एक खूबसूरत महिला ग्रह होंगशान पर कहर बरपा रही थी। महिला ने सफेद जैकेट पहन रखी थी, इसी तरह सफेद रंग की पतलून, उसके निचले पैर के आधे हिस्से तक पहुंचने वाले सुनहरे जूते की एक जोड़ी, उसकी दोनों बाहों पर ब्लैक गार्ड और कमर के चारों ओर एक बैंगनी दुपट्टा था। ये जांगिया था जो ग्रह बहट पर जाग गया था। जांगिया के अपने साथियों से अलग होने के बाद कोगू, बुजिन, बिडो और उसने उस जगह की खोज शुरू की जहां बॉस बोजैक को उनमें से प्रत्येक को सौंपे गए स्थानों के अनुसार सील कर दिया गया था। जांगिया को सौंपा गया क्षेत्र पूरा पूर्वी क्षेत्र था। वर्षों से बॉस बोजैक नहीं मिला, लेकिन उसने गलती से सयन के बारे में सीखा। इसने जांगिया को अपने अनुभव की याद दिला दी जब वह कई साल पहले एक सयान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर 200,000 साल पहले लाल बालों वाली सयान नहीं होती तो वह गंभीर रूप से घायल नहीं होती और उसे 200,000 वर्षों तक ग्रह बहट पर नींद में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा बॉस बोजैक को सुपर सयान के हाथों हराया नहीं गया होगा और फिर एक अज्ञात स्थान पर 4 ग्रैंड काइस द्वारा सील कर दिया जाएगा। लानत है सुपर सैया। जांगिया के सुंदर चेहरे ने एक भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखें उस लड़की को देख रही थीं जो उससे लड़ रही थी। यह एक सुपर सैया था जिसकी ताकत लगभग उसके बराबर थी। अप्रत्याशित रूप से होंगशान ग्रह पर यह सुपर सैयान इतना मजबूत है। जांगिया ने बुदबुदाते हुए एक गहरी सांस ली। उनके सामने महिला सुपर सैयान के अलावा जिस पुरुष सुपर सैयान का सामना उन्होंने पहले किया था, वह वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं था। उसने उसे सिर्फ एक उंगली से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जांगिया के विपरीत मेलिंग एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ था और उसका शरीर एक विस्मयकारी भव्य गति उत्सर्जित कर रहा था। वह शक्तिशाली थी और जांगिया से भी आगे नहीं थी। 6 महीने पहले डेलन आकाशगंगा में राजा डेविडो के साथ लड़ाई के बाद से मेलिंग को अच्छी तरह से पता था कि उसकी ताकत की कमी थी। इसलिए वेस्ट एरिया में किंग डेविडो की सेनाओं को नष्ट करने के बाद शीलिंग और मायज ने ग्रह होंगशान पर लगन से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। हालांकि जांगिया के आगमन ने उनके शांत दिनों को तोड़ दिया। जिया के वापस आने से पहले मैं निश्चित रूप से किसी को भी ग्रह होंगशान को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेलिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसके सुंदर सुनहरे बाल ऊर्जा तरंगों के कारण हवा में नृत्य कर रहे थे। जू जू सुंदर आकृतियां आकाश में उड़ गईं क्योंकि जांगिया और मेलिंग के सिलहूट आकाश में बिजली की तरह तेजी से चमक रहे थे। वे कभी कभी समय समय पर टकराते थे, तीव्र लड़ाई के साथ फूटते थे और फिर वे कभी कभी जल्दी से अलग हो जाते थे, उनके बीच की दूरी को अलग कर देते थे। फिर वे फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। मेलिंग इतनी मजबूत थी कि वह साधारण सुपर सैयान क्षेत्र को पार कर रही थी, लेकिन जांगिया और भी शक्तिशाली थी। वास्तव में मेलिंग को दबा रही थी। जब जिया ग्रह होंगशान पर दिखाई दिया तो वह मेलिंग और जांगिया की भयंकर लड़ाई पर ठोकर खा गया। ये पता चलने के बाद कि मेलिंग से जूझ रहा व्यक्ति जांगिया था, जिया थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने कहा, यह महिला ग्रह होंगशान में क्यों आई? नॉवल USB.com। और इससे भी अधिक अप्रत्याशित यह है कि मेलिंग की युद्ध शक्ति बढ़कर 2.2 बिलियन हो गई है। वह इस अवधि में बहुत मेहनत कर रही होगी। आह भरते हुए जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
आधे साल में अपनी ताकत को 2.2 बिलियन युद्ध शक्ति तक बढ़ाना बहुत कठिन होता। इस समय आकाश में लड़ाई की स्थिति में एक जबरदस्त बदलाव आया था। आखिरकार जांगिया के पास ताकत में ऊपरी हाथ था। धीरे धीरे मेलिंग सुपर सैयान परिवर्तन को बनाए नहीं रख सका और लड़ाई गतिरोध से एक तरफा हमलों में बदल गई। हुश, जिया ने इस समय कार्रवाई की। आकाश से एक शक्तिशाली शक्ति उतरी और एक विशाल आभा जो लोगों को कांपने का कारण बन सकती थी नीचे की ओर दौड़ गई। यह जिया की आभा है, मेलिंग उत्साह से चिल्लाई, जिससे उसके हाथों की हरकतें थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गईं। अरेरा, आपने लड़ाई के दौरान विचलित होने की हिम्मत की, जंगिया ने कहा। उसकी नीली आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसका अपने हमलों को रोकने का कोई इरादा नहीं था और सीधे मेलिंग की ओर आरोप लगाया गया था। हुआ। उसकी मुट्ठी के शीर्ष पर एक क्रिस्टल स्पष्ट चमक उठी और इससे निकलने वाली हिंसक ऊर्जा ने आसपास की जगह को जमने का कारण बना। धमाका। अचानक जांगा का हाथ अचानक रुक गया। एक मजबूत हथेली ने उसकी मुट्ठी को अवरुद्ध कर दिया और उसकी नाजुक कलाई को अचानक विशाल हाथ से पकड़ लिया गया। जांगिया को दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर कराह उठा, लेकिन उसने अपनी भयावहता को पाया कि उसकी कलाई को लोहे के पिंस ने पकड़ लिया था, जो 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। ये कैसे संभव है? जंगिया भयभीत थी क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जो अचानक उसके सामने दिखाई दिया था। यह एक सुंदर युवक था जो एक पहाड़ की तरह सीधा खड़ा था और उसका शरीर एक विस्मयकारी और भयावह आभा का उत्सर्जन कर रहा था, अत्यधिक दमनकारी। इस समय जहां युवक का एक हाथ जांगिया की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए था, वहीं दूसरा हाथ मेलिंग की पतली कमर को गले लगा रहा था। महिला सुपर सैया बहुत सहयोगी थीं, क्योंकि उनका पूरा शरीर उस व्यक्ति की बाहों में पिघल रहा था। जिया की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद जंगिया के सुंदर छोटे चेहरे ने उसके आश्चर्य को प्रकट किया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने कहा, यह वह कैसे हो सकता है? वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय जांगिया ने पाया कि उसकी कलाई पकड़ने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से पुरुष सुपर सैयान था, जिसे कुछ साल पहले प्लेनेट बहट पर उसके द्वारा उड़ते हुए मारा गया था। कुछ ही वर्षों में वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? जांगिया डरपोक खड़ी थी, क्योंकि उसके दिल में बेचैनी उठने लगी थी। जिया, तुम सच में वापस आ गए हो? मेलिंग जिया की बाहों में लेटी हुई थी, लालच से उसकी गंध को सांस ले रही थी, क्योंकि उसके दिल में शांति की एक अजीब भावना पैदा हुई थी। ओह, मैं वापस आ गया हूँ। इस महिला के साथ क्या हो रहा है और आप दोनों ग्रह होंगशान पर क्यों लड़ रहे हैं? जिया ने मेलिंग को छोड़ दिया और पूछा। मेलिंग शिलिंग और मायस का एक सम्मिलन था। जिया अपनी इच्छानुसार शिलिंग को गले लगा सकता था, लेकिन मेलिंग को गले लगाना बहुत दूर जा रहा था। मेलिंग ने जिया को गुस्से से देखा। वह अपने गले को त्यागने के लिए उससे असंतुष्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने कहा, कौन जानता है कि इस महिला के साथ क्या हो रहा है। जब वह प्लेनेट होंगशान में आई तो उसने कहा कि वह एक सुपर सैयान से बदला लेना चाहती थी। क्या तुमने उसे अपमानित किया? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 292। तुम मेरे बंधक हो। जिया ने जांगिया की ओर देखा और खूबसूरत महिला उसकी नजर प्राप्त करने पर कई कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सकी। ये देखकर जिया ने अपना सिर हिलाया और मेलिंग से कहा, मैं उसे नाराज क्यों करूंगा? मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई होगी। इतना कहकर वह जांगिया की ओर चल पड़ा। हालांकि किसने सोचा होगा कि इस समय जांगिया के पैरों के तलवों से धुआं निकलेगा, जिसके बाद वह तुरंत उनसे काफी दूर भाग गई। ये देखकर जिया बेहोश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, यह महसूस करते हुए कि नारंगी बालों वाली महिला बहुत मनोरंजक थी। उसने जांगिया की ओर एक चमकदार उंगली बढ़ाई और एक नीला पिंजरा जो संगमरमर की तरह पारदर्शी था तुरंत जांगिया के चारों ओर बन गया, जिससे वह फंस गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जांगिया अंदर कितना संघर्ष करती थी, वह पिंजरे से भागने में असमर्थ थी। बूहू, मुझे जाने दो। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद भी बचने का कोई साधन नहीं था। जांगिया चिंतित हो गई। मेलिंग ने आश्चर्य से जिया की ओर देखा और ये देखकर कि महिला पकड़ी गई थी, उसने तुरंत महसूस किया कि उसका गुस्सा दूर हो रहा है, क्योंकि उसने कहा, आपका ये कदम वास्तव में बहुत उपयोगी है। उस महिला से पूछे कि क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है। आपको पता नहीं है कि जब वह पहली बार आई थी तो वह कितनी अहंकारी थी, और साथ ही उसका रवैया ऐसा था जैसे कि वह अपने हाथ की एक लहर के साथ सैया को खत्म करने का इरादा रखती थी। जिया मुस्कुराया और मेलिंग की ओर देखा और फिर उसके साथ मिलकर वह जांगिया के पास चला गया और पूछा, तुम कौन हो? आपने ग्रह होंगशान पर हमला क्यों किया? जब प्लेनेट बहट पर जिया ने गुप्त रूप से जांगिया का निरीक्षण करने के लिए स्पिरिट आई का इस्तेमाल किया था और जानता था कि वह एक पुराना राक्षस था जो 200,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था। इसके अलावा वह पहचान सकती थी कि वह एक नज़र में एक सुपर सैयन था, इसलिए इनसे जिया ने अनुमान लगाया कि शायद उसे पहले सैयन के साथ कुछ संघर्ष था। यदि सैया के पूर्वजों ने उसे नाराज किया था तो उसे सैयन के साथ हिसाब सेतु करने के लिए आने के लिए माफ किया जा सकता था। जांगिया ने अपने सामने 2 सुपर सैयान को देखा और जानती थी कि वह बच नहीं सकती है, इसलिए उसने उनके साथ सहयोग करते हुए कहा,
जब मैं दूसरों के साथ बुजिन, कोगु, बिडो और बॉस 200,000 साल पहले ब्रह्मांड पर हावी थे, तो हमने आप सयानों का सामना किया। फिर एक लाल बालों वाले सयान ने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मुझे ठीक होने के लिए लंबे समय तक सोना पड़ा। इस प्रकार जब मैंने सुना कि सैया यहाँ हैं, तो मैं अपना बदला लेने के लिए आया। जांगिया ने अपना सिर उठाया और कहा, लाल बालों वाले सैया। जिया एक पल के लिए बुदबुदाया, जबकि साइड में मेलिंग ने एक आश्चर्यचकित रोना दिया और कहा, 200,000 साल पहले आप कब से जी रहे हैं? 200,000 साल कितना लंबा समय है। एक औसत सयान का जीवनकाल 70 से 80 साल था, और भले ही उसने फाउंटेन ऑफ यूथ पिया, मेलिंग का जीवनकाल केवल कई 100 साल हो सकता है। जांगिया की युवा और सुंदर उपस्थिति को देखकर मीलिंग को थोड़ी जलन हुई, उसके दिल में परेशान महसूस हुआ। आप किस तरह की जाति के हैं? आप इतने लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं और अभी भी इतने युवा हो सकते हैं? मीलिंग ने ऊंची आवाज में पूछा। जांगिया ने ईमानदारी से उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सूचित करते हुए कहा, मेरा नाम जांगिया है, फीदेया लोगों द्वारा बनाया गया सुपर वॉरियर। रुको, फीदेया लोगों, क्या यह वह जाति है जो उत्तरी क्षेत्र में ग्रह फीदेया पर रहती है? जिया ने अचानक जांगिया को टोका और आश्चर्यचकित दृष्टि से पूछा। जब वह उत्तरी क्षेत्र में फीदेया लोगों से मिले, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि तथाकथित प्राचीन योद्धाओं ने फ्रीजा का ध्यान आकर्षित किया था। यदि यह महिला फीदेया लोगों द्वारा बनाई गई एक प्राचीन योद्धा थी, तो क्या फ्रीजा मौत को गले नहीं लगा रही थी? जांगिया ने अपना सिर हिलाया जैसे कि यह निश्चित रूप से एक मामला था और कहा, हाँ, यह उत्तरी क्षेत्र में ग्रह फीदेया है, लेकिन यह अब मौजूद नहीं है। शायद इसे किसी ने नष्ट कर दिया था। आपने सिर्फ इतना कहा कि आपके पास भी एक बॉस है। आप कुल कितने लोग हैं? 5। मेरे अलावा बॉस बोजैक, कोगु, बुजिन और बिडो भी हैं, जांगिया ने जवाब दिया। जांगिया के जवाब को सुनने के बाद जिया का चेहरा हिल गया और वह आश्चर्य से कहने से खुद को रोक नहीं सका, आप गैलेक्सी सोल्जर्स हैं जिन्होंने बहुत समय पहले ब्रह्मांड में अराजकता पैदा कर दी थी। जब उसने बोजैक नाम सुना, तो जिया को अचानक याद आया, अपने पिछले जीवन में उन्होंने वास्तव में इन लोगों को एक एनीमे फिल्म में दिखाई दिया था। बोजैक की ताकत परफेक्ट फॉर्म सेल के समान थी, और उसके ऊपर उसके अधीनस्थ भी भयंकर चरित्र थे। मूल काम में अगर किसी के पास सुपर सैया 2 की ताकत नहीं है, तो उनसे निपटना असंभव होगा। जिया ने सोचा। इस समय जिया की आंखें चमक उठीं, और जिस तरह से उसने जांगिया को देखा वह थोड़ा बदल गया, क्योंकि उसने सोचा, एनीमे फिल्म में जांगिया को बोजैक ने मार दिया था क्योंकि वह गोहन से लड़ने की हिम्मत नहीं करती थी, जो सुपर सैयान 2 में बदल गया था। लेकिन जैसा कि उत्तरी काई जीवित है, बोजैक को अभी भी सील किया जाना चाहिए। नवंबर लाज़्ब कॉम, आपके बॉस ने अभी तक सील नहीं तोड़ी है? जिया ने पूछा। ओह, हमें अभी तक वह जगह नहीं मिली है जहां बॉस को सील किया गया था। हम में से हर एक क्रमशः एक आकाशगंगा का प्रभारी है। मैं पूर्वी क्षेत्र में खोज कर रहा हूँ। जांगिया को पछतावा हो रहा था। अगर वह सैयान की खबर सुनने के बाद ग्रह होंगशान में नहीं आई होती, तो उसे पकड़ा नहीं गया होता। मीली कुछ चकित था और उसने पूछा, जिया, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या वह फीदेया लोगों से संबंधित है? ये जांगिया एक प्राचीन योद्धा है जिसे फीदेया लोगों द्वारा बनाया गया है। क्या आप भूल गए हैं कि ग्रह फीदेया को कैसे नष्ट कर दिया गया था? फ्रिजा ने जर्बोन को फीदेया लोगों पर हमला करने के लिए भेजा ताकि इन योद्धाओं के ठिकाने का पता लगाया जा सके। जिया ने जवाब दिया। ओह, मेलिंग ने अपनी बड़ी चमकदार आंखों को घुमाया और जांगिया को देखा, उसकी उपस्थिति में दोष खोजने की कोशिश की। जांगिया के घुंघराले नारंगी बाल, नीली त्वचा थी, और वह खूबसूरत थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.6 मीटर थी। उसकी विभिन्न विशेषताएं फीदेया लोगों के समान थीं। हालांकि जांगिया के कान एल्व्स की तरह इंगित किए गए थे, और वह भी फीदेया लोगों की तरह छोटी नहीं थी। जिया अभी ग्रह होंगशान में लौट आया था, और उसका मूड अच्छा था। हालांकि वह जानता था कि जांगिया से निपटना आसान नहीं था, लेकिन वह उसे नहीं मारेगा, ये देखते हुए कि उसका फीदेया लोगों के साथ कुछ संबंध था। हालांकि अगर वह उसे जाने देता है, तो उसका अंत अनिवार्य रूप से एनीमे फिल्म में हुआ था, जो एक अफसोस की बात होगी। इसलिए उन्होंने कहा, जांगिया, आज आपने ग्रह होंगशान को नाराज कर दिया है। अगर मेलिंग नहीं होता, तो मुझे डर है कि प्लेनेट होंगशान के सैयान को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए आपको इस पाप की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जांगिया ने चूजे की तरह चावल चोंचते हुए सिर हिलाया। उसका साहस बहुत छोटा था। जब तक जिया ने उसे नहीं मारा, तब तक वह कुछ भी करेगी। जिया ने उसे दिलचस्पी से देखा और कहा, अब से तुम मेरी बंधक हो। भविष्य में आप ग्रह होंगशान के तैरते हुए द्वीप पर रह सकते हैं, लेकिन सामान्य समय में आप ग्रह होंगशान की रक्षा करेंगे। बेशक, यदि आप भागने की हिम्मत करते हैं, तो आपको परिणामों पर विचार करना चाहिए। मैंने तुम्हारी आभा पर ताला लगा दिया है, इसलिए भले ही तुम दुनिया के छोर पर भाग जाओ, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ और आपको इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ वापस ला सकता हूँ। जांगिया ने एक आकर्षक रंग के साथ सिर हिलाया। मैं खत्म हो गया हूँ।
इस बार मैंने वास्तव में अपनी स्वतंत्रता खो दी है, जांग्या ने अपने दिल में रोया। यहाँ तक बोलते हुए जिया का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा, इसके अलावा भविष्य में अपने साथियों से संपर्क न करें। इसके अलावा आपका बॉस बोजेक एक दयालु व्यक्ति नहीं है, और यदि आप उसका अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से जल्द या बाद में मर जाएंगे। उसके बाद उनका स्वर मिलनसार हो गया, ये कहते हुए कि आपकी जाति के पूर्व सदस्य ग्रह होंगशान और ग्रह मीशान पर रहते हैं, इसलिए ग्रह होंगशान की रक्षा करना फीदेया लोगों की रक्षा करने से अलग नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि फीदेया लोग ग्रह होंगशान पर भी रहते हैं? जांग्या अचानक पूछते पूछते उत्तेजित हो गई। जिया ने जवाब दिया, मीशान ग्रह पर, लेकिन ग्रह होंगशान पर कुछ फीदेया लोग भी रहते हैं। ओह, मैं समझता हूँ। जांग्या बहुत इच्छुक लग रही थी। उसके बाद जिया ने अपना हाथ हिलाया और जांग्या पर लगे बंधनों को खोल दिया, जिससे जांग्या अकेले दूसरी दिशा में उड़ गई। इस बात के लिए कि क्या जांग्या ग्रह होंगशान की रक्षा के लिए अपने नियमों का पालन करेगी या नहीं, जिया के पास ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे तरीके थे कि वह आज्ञाकारी और ईमानदार होगी। आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? मे लिंग ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर अपने गालों को फुलाते हुए पूछा। जिया ने उसे देखा और कहा, जब तक वह अच्छी तरह से व्यवहार करती है। इसके अलावा प्लेनेट होंगशान को एक स्थायी अंगरक्षक की आवश्यकता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जांग्या बहुत उपयुक्त है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 293। जिया की शादी कुछ मिनटों के बाद मीलिंग का फ्यूजन समय समाप्त हो गया, और वह एक बार फिर शिलिंग और मायज में विभाजित हो गई। जैसे ही वे अलग हुए, दो महिलाएं एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर एक पेड़ कंगारू की तरह जिया के शरीर पर लटक गई। दो नाजुक और चिकने शरीर उसके गले लग गए, जिससे लड़की की हल्की खुशबू उसकी नाक में गुदगुदी करने लगी। शिलिंग की आंखें क्रिस्टल स्पष्ट तरल से भर गई थीं, क्योंकि उसके दोनों हाथ जिया की बाह से कसकर चिपक गए थे। जबकि मायस के चेहरे पर एक चुटीली मुस्कान थी, क्योंकि वह लगातार उसके शरीर पर रगड़ रही थी। वे थोड़ी देर के लिए चुप थे, लेकिन फिर जिया ने शिलिंग को देखा और गंभीरता से कहा, शिलिंग, ये कई साल हो गया है, हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मम। शिलिंग की आवाज मच्छर की तरह शांत थी, क्योंकि वह सहमति दे रही थी। जिया के साथ शिलिंग के रिश्ते के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे बचपन से एक साथ रह रहे थे। रोमांटिक और पारिवारिक प्यार बहुत पहले एक साथ मिल गए थे। ओह, मायस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उसने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? जिया ने उसे घूरते हुए कहा, यह इतनी जल्दी कैसे है? हम दोनों पहले से ही 21 साल के हैं, और बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मायस फुसफुसाए और संकट में अपना सिर नीचे कर लिया। क्यों? क्या आप मुझे जिया से शादी करते हुए नहीं देखना चाहते हैं? उसके चेहरे पर एक भयंकर नजर तैर रही थी, क्योंकि शिलिंग की चमकदार और बड़ी आंखें थोड़ी देर के लिए सीधे मायस को देख रही थीं। मायस फुसफुसाए, गुस्से में अपना हाथ हिलाया और अकेले उड़ गए। यह मायस, उसके साथ क्या बात है? जिया ने हैरान महसूस करते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह हमें शादी करते हुए देखना चाहती है, शिलिंग ने मायस की घटती पीठ को देखते हुए कहा। क्यों, हम्फ, इसके बारे में खुद सोचो। शिलिंग ठंडे ढंग से हंस पड़ा। जैसा कि शिलिंग ने हर फ्यूजन के दौरान मायस के साथ समय बिताया था, मायस अपने आंतरिक विचारों को शिलिंग से कैसे छिपा पाएंगे? इसलिए, भले ही वह कारण जानती थी कि क्यों, शिलिंग आगे समझाने के लिए बहुत आलसी था। आखिरकार, यह अभी भी जल्द या बाद में होगा, इसलिए उसने पहले से ही अपने दिल में इसके लिए तैयारी कर ली थी। जिया के शिलिंग के साथ घर लौटने के बाद अद्री, रेबेका और अन्य लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने जिया को आधे साल से अधिक समय तक नहीं देखा था, और वे उसकी सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे। जिया ने उन्हें पिछले 6 महीनों में अपने अनुभवों के बारे में बताया, और जब उन्होंने सुना कि वह दूसरी दुनिया में चला गया है, तो वे आश्चर्य से रोए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब हमने पोरुंगा के साथ एक इच्छा की, तो उसे नहीं पता था कि आप कहाँ थे। तो ये पता चला कि आप दूसरी दुनिया में थे। शिलिंग ने तो यही हुआ, अभिव्यक्ति के साथ कहा। उस दुनिया में प्रिंस वेगेटा भी है। और वह गोहन ककररोट का बेटा है। एक अन्य अंतरिक्ष समय निरंतरता में जिया का अनुभव बाडोक और अन्य लोगों को भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने के बराबर था। इसलिए वे सभी आह भर रहे थे। बेशक उन्होंने भी आह भरी, क्योंकि दूसरी दुनिया में कोई जिया नहीं था, जिसका अर्थ है सभी सैया दूसरी दुनिया में फ्रीजा के हाथों में समाप्त हो गए थे। दूसरी दुनिया का मैं वास्तव में है मर गया। मायज ने अपनी मुट्ठी लहराई और गूंगा होकर कहा, लेकिन उसने याद किया कि 9 साल पहले प्लेनेट वेगेटा के नष्ट होने पर क्या हुआ था। उस समय अगर जिया की समय पर उपस्थिति नहीं होती, तो वह वास्तव में एलियन के हाथों मर जाती। आकर्षक दिख रही जिया को देखते हुए उसकी आंखें चमकने से खुद को रोक नहीं सकी। कुछ दिनों में मैं शिलिंग के साथ एक शादी समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जिया ने शिलिंग का हाथ पकड़ा और सभी को खबर की घोषणा की। अंत में हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर आद्री और रेबेका स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। पल्लाडी और ब्रुक ने भी एक मुस्कान प्रकट की,
वे लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। एलिस ने उत्साह से आश्वासन में अपनी छाती थपथपाई और जोर से चिल्लाया, महान, हम ठीक से व्यवस्था करेंगे ताकि आप आश्वस्त रह सकें और सब कुछ हम पर छोड़ दें। शादी सिर्फ 1 महीने बाद है। स्वाभाविक रूप से ग्रह होंगशान के नेता की शादी भव्य होगी, इसलिए सयन के लिए 1 महीने का समय पर्याप्त था, जो दूर के स्थानों में मिशन कर रहे थे, लौटने के लिए। इस कारण से पूरे ग्रह होंगशान ने अगले कुछ दिनों में एक उत्सव के माहौल में प्रवेश किया, और यहाँ तक कि अधिकांश सैयां जो दूर मिशन कर रहे थे ने अपने मिशन समाप्त कर दिए और अपने नेता की शादी के लिए लौटने की तैयारी की। ओह, वैसे लॉन्च कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? जैसे ही शादी नजदीक आई, जिया ने लॉन्च के ठिकाने के बारे में पूछा। शिलिंग एक सोफे पर बैठी थी, अपने हाथ में एक गहने के साथ घूम रही थी, क्योंकि उसने कहा वह एक डाकू बनने के लिए फिर से पृथ्वी पर भाग गई। सुनहरे बालों वाली लॉन्च एक डाकू होने के आदी लग रहे थे। इस साल का सेंजू बीन्स वृक्षारोपण सही रास्ते पर था, इसलिए उसने शिलिंग और मायस को पृथ्वी पर भेजने के लिए मजबूर किया। वह वास्तव में है। जिया ने अपना सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। वह मायस की ओर मुड़ा, जो साइड में दूर जा रहा था, और कहा, मायस, मुझे लॉन्च को वापस लाने के लिए आपको परेशानी होगी। ओह, मायस, जो स्नैक्स खा रहे थे, ने जवाब में सिर हिलाया। 1 महीने बाद शादी आयोजित की गई थी। जिया और शिलिंग की शादी बहुत भव्य थी। शिलिंग ने विशेष रूप से फिदेया लोगों द्वारा डिजाइन की गई शादी की पोशाक पहनी हुई थी, लाल किनारों के साथ एक हल्की सोने की शादी की पोशाक, लंबी हेमलाइन और उसके सिर पर उत्तम बालों का सामान। पोशाक की सजावट के तहत शिलिंग का सुंदर शरीर और भी आकर्षक था। novelUSB.com जिया ने शिलिंग को अपने हाथ से एक मंच पर ले जाया और मेहमानों का अभिवादन किया। कैप्टन जिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम पहले शादी करोगी। एक सुंदर महिला सैया वहां से गुजरी। बैटल आर्मर पहने उसकी लंबी आकृति ने उसकी उभरी हुई छाती को बंद कर दिया। जो व्यक्ति आया था वह अनास्तासिया था, जो जिया के पूर्व दस्ते का सदस्य था। आजकल जिया के कई साथी, जिनके साथ उन्होंने मिशन किए थे, सभी ने विशेष युद्ध बल में प्रवेश किया था, जिसका नेतृत्व शाक ने किया था, और यह अब ग्रह होंगशान पर एक प्रसिद्ध कुलीन टीम थी। अनास्तासिया, मेरे बारे में बात करने के बजाय आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आप और बेली शादी कब करेंगे, और लिडिया और एंजेलिन भी? जिया मुस्कुराया और चिढ़ते हुए कहा। उन्होंने नहीं सोचा था कि अभिमानी अनास्तासिया अंततः लंबे और मोटे बेली के साथ मिल जाएगी, जबकि लिडिया एंजेलिन के साथ मिल गई, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वैसे भी कैप्टन, आज तुम्हारी शादी होने वाली है। अनास्तासिया ने बड़े प्यार से उसे सूंघा और नमस्कार किया और फिर सीधे शिलिंग के पास जाकर बातें करने लगी। जिया ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और फिर दूसरी दिशा में देखा। वह अचानक खुश था क्योंकि उसने सुनहरे बालों वाली लॉन्च और जंगिया को एक साथ देखा, और जब उसने देखा कि जांगिया की आंखें कैसे चमक रही थीं क्योंकि वह और सुनहरे बालों वाले लॉन्च एक साथ इकट्ठा हुए थे, एक डाकू के महान करियर के बारे में बात कर रहे थे, जिया ने अपने दिल में गर्मी महसूस की। जिया की शादी सुबह समाप्त हो गई, लेकिन ग्रह होंगशान पर उत्सव जारी रहा। रात में जिया ने शिलिंग को अपनी बाहों में शादी के कमरे में ले लिया। पूरे विला को फिदेया लोगों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, इसलिए घर की संरचना में भी जबरदस्त बदलाव हुए थे। विशाल विला को 4 मंजिलों में विभाजित किया गया था। पहली मंजिल पर भोजन कक्ष और हॉल के अलावा एक इंडोर गार्डन और एक इंडोर मछली घर भी था। जिया और शिलिंग का कमरा तीसरी मंजिल पर था, जबकि मायस का कमरा चौथी मंजिल पर था। अपनी शादी की पोशाक से पतली धुंध को धीरे से उठाने के बाद जिलिंग की बर्फीली सफेद त्वचा जिया के सामने उजागर हो गई थी, और भले ही वह इसे पहले ही कई बार देख चुका था, जिया को अभी भी लगा कि वह बहुत आकर्षक थी। अब से शिलिंग उसकी पत्नी थी। शिलिंग, हमें बिस्तर पर जाना चाहिए। जिया ने शिलिंग के नर्म शरीर को गले लगा लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, जबकि उसकी हथेलियां, हालांकि, उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थीं। मम, शिलिंग कराह रही थी और उसे घूर रही थी। उसका सफेद चेहरा लाल हो गया था। ... जिया दिन के दौरान वास्तव में थक गया था, इसलिए शिलिंग के साथ एक भावुक समय के बाद उसने उसे गले लगा लिया और सोने चला गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 294। चुपके से बिस्तर पर चढ़ना। अगले दिन आसमान में धुंधली थी। सुबह सुबह मायस ने जिया और शिलिंग के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें अशिष्ट और असहनीय थीं। तुम क्या कर रहे हो? जिया ने अपना पजामा पहना और खुशी से पूछा। मैं प्रशिक्षण के लिए शिलिंग की तलाश कर रहा हूँ। मायस सीधे कमरे में प्रवेश करते हुए और बिस्तर पर जाते हुए सीधा था, लेकिन शिलिंग के अर्धनग्न शरीर को अपने काले बालों के साथ बिस्तर की चादर में लिपटे हुए देखने के बाद मायस का सुंदर चेहरा लाल हो गया। जल्दबाजी में बाहर निकलने से पहले उसने अचानक कुछ सोचा। जैसे ही वह जिया के पास से गुजरी, उसने अपनी बड़ी आंखों से उस पर खंजर तान दिया। अगले कुछ दिन हमेशा की तरह बीत गए। जिया और शिलिंग एक भोगवादी जीवन जी रहे थे, क्योंकि वे दिन आराम से बिता रहे थे। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, कुछ ऐसा जो लंबे समय से पूर्व नियोजित था, ने उनकी शांति को तोड़ दिया।
रात के समय एक आकृति ध्यान से चली गई और जिया के कमरे में फ्लैश हुई, जिसमें वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। लड़की ने जिया को देखा, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे कपड़े उतारने से पहले पतली धुंध जैसा पजामा धीरे से गिर गया, जिससे अंदर की उत्तम और नाजुक आकृति का पता चला। उसकी लंबी ऊंचाई और नरम त्वचा एक 14 वर्षीय लड़की के विपरीत थी। मायज ने उसके होंठ चाटे, खुद को खुश किया और फिर उसने रजाई उठाई और सीधे उसमें डूब गई। उसका नर्म और हड्डी रहित शरीर जिया की पीठ से चिपक गया। जिया पलट गया और तुरंत लड़की के नाजुक शरीर को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह जिया, जो मायस के नाजुक और नर्म शरीर को गले लगा रहा था, अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। अचानक उन्होंने पाया कि उनके गले में लड़की अप्रत्याशित रूप से शिलीग नहीं थी, बल्कि मायस थी। मायस, तुम मेरे बिस्तर में क्यों हो? जिया चौंक गया। अगर यह शिलीग नहीं था तो क्या ये वास्तव में मायस था जिसके साथ मैं कल रात अंतरंग था? ओह भगवान, क्या हो रहा है? मैंने कल रात शिलीग के साथ बिस्तर पर जगह बदल दी। मायस ने उसके चेहरे पर बिस्तर की चादर खींची और फुसफुसाया। अगर जिया ने ध्यान से नहीं सुना होता तो वह उसे सुनने में सक्षम नहीं होता। बिस्तर पर स्थानों की अदला बदली, जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। यहाँ तक कि इसे भी बदला जा सकता है। इसके बाद उसकी दृष्टि माया के शरीर पर पड़ी, क्योंकि उसने उसे शांति से देखते हुए कहा, फिर मुझे बताओ, मुझे ये कैसे समझाना चाहिए कि मैं चाची रेबेका को ये कैसे समझाऊं? समझाओ क्या? मैंने इसे अपनी मर्जी से किया। जिया थोड़ी देर के लिए अवाक था और फिर उसने मायस के छोटे सिर को रगड़ते हुए कहा, हाँ, आपने इसे अपनी इच्छा से किया है, लेकिन समस्या यह है कि आप बहुत छोटे हैं। अगर चाची रेबेका को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों गंभीर परेशानी में होंगे। सैया में विवाह के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुविवाह भी संभव था, हालांकि ये बहुत दुर्लभ था। आहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस समय मायस को एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्दबाजी की थी। यदि मायस थोड़ा बड़ा था तो ये ठीक होगा, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ 14 साल की उम्र में बहुत छोटी थी। इस प्रकार जिया को नहीं पता था कि क्या करना है। इस समय शिलीग ने दरवाजा खोला और एक खाली अभिव्यक्ति के साथ अंदर आया और फिर उसने मायस के शरीर को खींचा और कहा, ठीक है, आपका लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो आप जल्दी से क्यों नहीं उठ रहे हैं? शिलीग, मैं गॉडमदर से क्या कहूँ? मायस ने डर के मारे पूछा। शिलीग ने उसकी ओर देखा और स्कैडेनफ्रॉइड के साथ कहा, केवल अब आप डर को जानते हैं। जब आपने मुझे खोजा तो आपने इसके बारे में नहीं सोचा था, है ना? अब जाओ और इसे खुद समझाओ। मायस के साथ अपने पति को साझा करते हुए ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि शिलीग ने उसे नहीं मारा। मायस ने जल्दबाजी में बाथरूम में भागने से पहले खुद को बिस्तर की चादर में लपेट लिया। मायस की पीठ को घूरने के बाद जिया ने शिलीग को साथ खींचा और बैठ गया और फिर उसने सीधे उसकी ओर देखा और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे लिए इससे निपटना मुश्किल बना रहे हैं। शिलीग ने कहा, क्या ये जल्द या बाद में नहीं होगा? मायस इतनी कम उम्र से हमारे घर में रह रहे हैं, इसलिए इसकी योजना माँ और पिताजी ने बनाई होगी। इसके अलावा मायस निश्चित रूप से आपसे प्यार करता है, अन्यथा वह मुझे परेशान करने के लिए नहीं भागेगी। जिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह वास्तव में बहुत जल्दी है। कम से कम मायस के कुछ वर्षों में वयस्क होने की प्रतीक्षा करें। हम सैया के पास इतने नियम नहीं हैं। शिलीग ने अपना सिर करीब ले जाया और धीमी आवाज में कहा, और मुझे विश्वास है कि अगर मेरी माँ को इस बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से मायस को ग्राउंड कर देगी। तो यह आपकी योजना थी? जिया ने आश्चर्य से कहा, बेशक, कम से कम अगले कुछ वर्षों के लिए मायस मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैंने जो किया उसे उसके लिए मुआवजे के रूप में माना जा सकता है। शिलीग ने कहा, जैसे कि यह निश्चित रूप से एक मामला था। जिया ने कभी नहीं सोचा था कि शिलीग का ऐसा चालाक पक्ष होगा। novelUSB.com। आद्री का घर। मायस ने अपना सिर नीचे कर लिया था क्योंकि वह एक गद्दी पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गलत भाव था। साइड में रेबेका उसे एक खाली अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। थोड़ी देर बाद रेबेका ने आह भरी और कहा, मायस, आप वापस चले जाएंगे और अगले कुछ वर्षों तक यहाँ रहेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे आपको ठीक से शिक्षित करना होगा। गॉडमदर, मत करो। मायस सदमे से पीला पड़ गया और जल्दबाजी में चिल्लाया, तुम्हें वापस आना चाहिए और यहाँ रहना चाहिए। रेबेका ने दृढ़ता से आदेश दिया और फिर जिया की ओर मुड़ा और कहा, आप भी बहुत चिंतित थे। मायस का शरीर अभी भी विकसित नहीं हुआ है। अगर आपने उसे चोट पहुंचाई होती तो आप क्या करते? हाँ। जिया ने बार बार सिर हिलाया और मायस की गिड़गिड़ाती आंखों की ओर एक असहाय नजर डाली। इस बार मायस वास्तव में एक बंदूक की नोक पर भाग गए थे। रेबेका ने अपने दिल में मौन रूप से मंजूरी दे दी थी कि शिलीग और मायस भविष्य में जिया का अनुसरण करेंगे, लेकिन मायस बहुत चिंतित थे। शिलीग ने अभी शादी की, लेकिन फिर यह मामला हुआ। रेबेका कैसे नाराज नहीं हो सकती है? लेकिन तुरंत जिया ने प्रतिक्रिया दी, शिलीग के धीमी बुद्धि स्वभाव के साथ वह इतनी कुशलता से योजना नहीं बना सकती थी।
यह नहीं होना चाहिए चाची रेबेका की योजना, है ना? इस समय जिया ने चाची रेबेका की अभिव्यक्ति देखी जो मुस्कुरा रही थी फिर भी मुस्कुरा नहीं रही थी, और वह चौंक गया। ये वास्तव में संभव है कि यह मामला है। अपनी बेटी की खुशी के लिए मायस को केवल कुछ वर्षों के लिए गलत किया जा सकता है। फिर जब मायस 17 साल का हो जाएगा तो वह आपके साथ रहने के लिए वापस चली जाएगी। इन कुछ वर्षों में उसे यहाँ मुझसे कुछ सीखने देना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। रेबेका ने आखिरकार मान लिया और 3 साल का समय निर्धारित किया। मायस ने जल्दी से सिर हिलाया। उसका स्वभाव शीलिंग के समान था, यहाँ तक कि अगर उसे बेचा जा रहा था तो वह लोगों को पैसे गिनने में मदद करेगी। रेबेका ने उन्हें संतुष्टि के साथ देखा और जिया से कहा, मैं मायस को बिना किसी कारण के 3 साल बर्बाद नहीं करने दे सकता। उस समय वह एक बड़ी लड़की भी होगी। आपको इसे शादी के साथ पूरा करना होगा। मायस भी उसकी बेटी थी, इसलिए वह उसके साथ अन्याय नहीं कर सकती थी। ठीक है, वह और क्या कह सकता था? तो जिया ने अपनी छाती थपथपाई और उससे वादा किया। ... अगले कुछ वर्षों में जिया और शीलिंग एक साथ रहते थे जैसे कि वे अपने बचपन में लौट आए हों, जबकि मायस आद्री के घर में रहते थे। पिछले कुछ सालों में जिया ने लगातार अपनी ताकत में सुधार किया था। वह जानता था कि वह वर्तमान में सुपर सैया के पहले चरण की तीसरी कक्षा में था, और यह भी कि तीसरी कक्षा से सुपर सैया फुल पावर के शिखर तक अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। दूसरे वर्ष में जब जिया ने शीलिंग और मायस के साथ प्रशिक्षण शुरू किया तो दोनों सुपर सैयान राज्य में पहुंच गए। वे बदलने के बाद 320 मिलियन बैटल पावर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि क्योंकि मेलिंग ने पहले मजबूत भावनाओं पर भरोसा करके तोड़ दिया था, शीलिंग और मायस भी कम या ज्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए दोनों महिलाओं का सुपर सैयान स्तर साधारण सुपर सैयान की तुलना में मजबूत था। हालांकि वे जिया की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके। एक और बिंदु मेलिंग की ताकत थी, शायद क्योंकि सामान्य राज्य में शीलिंग और मायस की ताकत में काफी सुधार नहीं हुआ था। यद्यपि उन्होंने सुपर सैयान क्षेत्र को तोड़ दिया, लेकिन मेलिंग की ताकत अभी भी सुपर सैयान के स्तर पर थी, और वह मूल काम में गोटिंग्स की तरह नहीं थी, जो तुरंत सुपर सैयान 3 स्तर तक पहुंच गई। सुपर सैया 3 सुपर सैया 8 ट्रांसफॉर्मेशन से 1 गुना मजबूत था। मेलिंग इस स्तर तक नहीं पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने प्रशिक्षण जारी रखा तो मेलिंग की ताकत ने आखिरकार जिया की बराबरी की जब वह सेल परफेक्ट फॉर्म के स्तर तक पहुंच गया था। स्वाभाविक रूप से मेलिंग की महान प्रगति के अलावा जिया की ताकत भी बढ़ती रही। मेलिंग की शक्ति टूटने के कुछ ही समय बाद जिया ने आखिरकार बाधा को तोड़ दिया और फुल पावर सुपर सैयान तक पहुंच गया। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान तक पहुंचने के बाद, जैसा कि जिया ने उम्मीद की थी, उनकी ताकत प्रवर्धन 100 गुना तक पहुंच गया, जो सुपर सैयान 2 के प्रवर्धन के समान था। दूसरे शब्दों में, जिया की ताकत वास्तव में सुपर सैयान 2 स्तर के समान थी। ... समय बीतता गया। 3 साल बाद प्लेनेट होंगशान पर एक और भव्य शादी आयोजित की गई थी। शक्तिशाली नेता जिया ने एक और शक्तिशाली महिला सैयान मायस से शादी की। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में बहुत से सैयन उच्च स्तरीय सदस्य लंबे समय से जानते थे। शादी के बाद शीलिंग और मायस दोनों जिया की पत्नी बन गए। अब यहाँ तक कि मीलिंग जो शीलिंग और मायस का सम्मिलन था सीधे जिया की पत्नी बन गई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 295 वह स्थान जहाँ कहानी शुरू होती है, पृथ्वी, माउंट पाउजू। यह एक एकांत क्षेत्र था जो विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। परिवहन की असुविधा और क्रूर जानवरों की लगातार उपस्थिति के कारण कम आबादी वाला माउंट पाउजू एक स्वर्ग की तरह लग रहा था। माउंट पाउजू से बहुत दूर एक घाटी में एक स्पष्ट पूल था जो दर्पण की सतह की तरह कोमल प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित करता था। एक हल्की सी हवा अचानक उड़ गई, जिससे पानी की सतह पर हल्की तरंगे दिखाई देने लगीं। आज का नाश्ता यहाँ है। पूल के बगल में एक ऊंची चट्टान पर एक छोटी सी आकृति ने थोड़ी देर के लिए पूल का अवलोकन किया, और फिर उसने अपने प्रशिक्षण कपड़े उतारे, इसे ध्यान से मोड़ा और इसे किनारे पर रखा। उसके बाद वह तुरंत चट्टान से कूद गया। पहले पानी में सिर डाइव किया। बहुत बढ़िया। आकृति एक छोटी फुर्तीली मछली की तरह थी, दिल से पानी में तैर रही थी। शुरुआती वसंत के दौरान पूल का तापमान बहुत कम था, और लंबे समय तक जलमग्न रहने के बाद बर्फ ठंडे पानी से शीतदंश प्राप्त करना आसान था। वह आकृति, जो एक जवान लड़का था, पानी से बाहर आया, एक गहरी सांस ली, और फिर भोजन की तलाश में आंखें खुली रखते हुए फिर से झील के तल में उतर गया। इस समय गहरे पूल में एक काली छाया जिसके चेहरे पर एक वहशी दृष्टि थी, ने युवा को देखा और जल्दी से उस पर हमला कर दिया। लड़के ने भी काली छाया की खोज की और खुशी से मुस्कुराया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूल की सतह की ओर तैरने लगा। उनकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अपनी की का उपयोग करने से पहले अपनी सांस को समायोजित करने के लिए प्रवेश करते हैं। जब काली छाया करीब आई तो लड़के ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और उस क्षण उसकी पूरी मनःस्थिति काफी बदल गई। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और जमकर मुक्का मारा। बूम! 1 7 या 8 मीटर ऊंचा पानी का स्तंभ अचानक ऊपर उठ गया, जैसे कि पानी में एक बम फट गया था,
और इसके साथ बढ़ना एक काली आकृति थी। यह एक अजीब और भयंकर दिखने वाली मछली थी। इसका सिर बहुत बड़ा और बैंगनी रंग का था, जिसमें एक घृणित उपस्थिति थी। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसी मछली एक स्वादिष्ट होगी या नहीं। इस समय लड़के ने अचानक गोली मार दी और अजीब मछली को जबरदस्ती लात मार दी। धमाका। दबी हुई आवाज के साथ अजीब मछली को लड़के की शक्तिशाली किक से उड़ते हुए भेजा गया और पूल के किनारे खुले मैदान पर फ्लॉप हो गया। उसकी आंखों में चक्कर आने के सर्पिल प्रतीक थे। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम युवा लड़का हंसा और चट्टान पर कूद गया, अपने कपड़े पहने और फिर अजीब मछली को खींचते हुए माउंट पाउजू की ओर बढ़ गया। युवा लड़का बाडॉक का बेटा काकर रोड था, जिसे पृथ्वी पर भेजा गया था। उनका वर्तमान नाम सोन गोकू था। गोकू का निवास ईंटों और टाइलों से बना एक चौकोर आकार का केबिन था। घर की छत पर चारों कोनों को ऊंचा उठाया गया था। यह एक चीनी आभा से भरा घर है। घर के सामने एक बड़ी खुली जगह थी, जहां वह आमतौर पर प्रशिक्षण लेते थे, और किनारे पर कटी हुई जलाओ लकड़ियां थीं। आसपास के हर जगह बांस और चीड़ के पेड़ उग रहे थे, और जैसे ही हवा बहती थी, वे सो आवाजें निकालते थे। बड़ी बदसूरत मछली को लापरवाही से नीचे गिराते हुए गोकू एक कमरे में भाग गया और दीवार पर एक अगरबत्ती की ओर झुक गया। अगरबत्ती के सामने एक गहरे नारंगी रंग का 4 सितारा ड्रैगन बॉल रखा गया था। दादाजी, मैं नाश्ता खत्म करने के बाद दादाजी मास्टर रोशी के यहाँ जाऊंगा। हालांकि मैं पहले जाऊंगा और नाश्ता तैयार करूंगा। गोकू ने अगरबत्ती की ओर झुककर प्रणाम किया और फिर उसने आंगन से जलाओ लकड़ी की कुछ छड़ें निकाली, अजीब मछली के आंतरिक अंगों को हटा दिया और लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे आग के ऊपर रख दिया और धीरे धीरे भून लिया। थोड़ी देर बाद अजीब मछली से एक ताज़ा और स्वादिष्ट सुगंध तैरने लगी। इसके परिणामस्वरूप गोकू ने लार टपकाई और ग्रिल्ड मछली के गर्म तापमान की परवाह न करते हुए उसने तुरंत उस पर खाना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरी ग्रिल्ड मछली का केवल एक कंकाल बचा था। नाश्ता करने के बाद गोकू तृप्ति से घबरा गया और पास के एक कमरे में भाग गया। उसने बिस्तर और कपड़े पैक किए, 4 सितारा ड्रैगन बॉल को अपनी जेब में रखा और फिर उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग ले जाते हुए बाहर निकलने की तैयारी की। दादाजी, मैं जा रहा हूँ। उसने घर की ओर हाथ हिलाया। उसके बाद वह अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग लेकर पहाड़ से नीचे चला गया। गोकू का बैग बहुत बड़ा था, इसलिए उसे अपनी पीठ पर कुछ बोझ महसूस हुआ। हालांकि उन्हें दादाजी गोहन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। क्योंकि वह एक बच्चा था, इसलिए वजन की इस छोटी मात्रा ने उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं की। दादाजी ने कहा कि दादाजी मास्टर रोशी उनके शिक्षक थे। उन्हें हर किसी द्वारा मार्शल आर्ट के भगवान के रूप में संदर्भित किया गया था, और मैं दादाजी मास्टर रोशी के स्थान पर और भी शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। दादाजी गोहन ने पहले ही उन्हें बुनियादी मार्शल आर्ट प्रदान कर दिया था, और अगले अधिक उन्नत मार्शल आर्ट के लिए उन्हें सीखने के लिए कामे हाउस जाना पड़ा। गोकू इसके लिए बहुत उत्सुक था। माउंट पाउजू को छोड़कर उन्होंने चट्टानों के अपेक्षाकृत निर्जन समूह में प्रवेश किया। थंप, धमाका, थंप। जमीन थोड़ा हिल गई। अपने पीछे से कुछ आने की आवाज सुनकर गोकू पीछे मुड़ा तो देखा कि एक 4 पहियों वाली चीज उसकी तरफ दौड़ रही है। अंदर एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। गोकू के दादाजी ने एक बार उसे सिखाया था कि इस चीज को कार कहा जाता है, और यह परिवहन का एक साधन था। इस समय कार में बैठा व्यक्ति काफी चिंतित लग रहा था। जीप चलाते समय लड़की पीछे मुड़कर देखती रही। ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कुछ चल रहा है। गोकू ने करीब से देखा और देखा कि कार के पीछे धूल के बादल के बाद एक हल्के पीले रंग का डायनासोर पीछा कर रहा था। ये लगभग 7 या 8 मीटर लंबा था। एक बड़ा डायनासोर। गोकू ने अपने आप से बुदबुदाया, लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। जीप में बैठी लड़की जल्दी से चिल्लाई। लेकिन अजीब बात यह थी कि आदमी डर गया था। वहां गतिहीन खड़ा था। वाह, वह व्यक्ति रास्ते से क्यों नहीं हट रहा है? बूहू, एक डायनासोर पीछे से पीछा कर रहा है। मैं खत्म हो गया हूँ। बुला बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसने जल्दबाजी में स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा वास्तव में बहुत आसान नहीं थी। ये पहली बार है जब मैं एक साहसिक कार्य पर घर से बाहर निकल रहा हूँ, और इस उजाड़ पत्थर के जंगल में एक डायनासोर द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है। अब मेरा सामना एक मूर्ख से भी हुआ है। मेरा जीवन कौन चाहता है? जब जीप गोकू की साइड से गुजरी तो जीप का पिछला हिस्सा झूल गया और उसे टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन गोकू ने जबरदस्ती बैग को अपने पीछे फेंक दिया और फिर जीप के प्रभाव से बचने के लिए आसमान में ऊंची छलांग लगा दी। जमीन पर उतरने के बाद गोकू ने शांति से विशाल बैग को पकड़ लिया, क्योंकि उसने अपने पीछे एक तेज आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो जीप सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकरा गई थी और काला धुआं छोड़ रही थी, जैसे हल्के बैंगनी बालों वाली एक लड़की जीप से उतरी थी। क्या तुम ठीक हो? गोकू ने आगे बढ़कर पूछा, क्योंकि इस दुनिया के दादाजी गोहन को जिया द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी। उन्होंने गोकू के हाथों मरने के भाग्य से परहेज किया, जो ग्रेट ऐप में बदल गया था। गोकू मार्शल आर्ट सिखाने के अलावा दादाजी गोहन अक्सर उन्हें सामान खरीदने के लिए पास के बाजार में ले जाते थे, जब तक कि 1 साल पहले बीमारी से उनका निधन नहीं हो गया।
गोकू को दादाजी गोहन की शिक्षाएं भी प्राप्त हुई थीं। इसलिए मूल काम के अज्ञानी और निर्दोष गोकू की तुलना में ये गोकू बाहरी दुनिया के बारे में अधिक समझता था। बूहू, ये सब तुम्हारी वजह से है कि मेरी कार खराब हो गई। अब मैं बच नहीं सकता। बुला ने स्क्रैप की गई कार को बेजान देखा और फिर डायनासोर की ओर मुड़ जो पीछे से पीछा कर रहा था। वह बारिश में नहाए नाशपाती के फूल की तरह रोने लगी। ओह, तो आप उस बड़े डायनासोर से डरते हैं? इसे मुझ पर छोड़ दो। गोकू को अचानक एक एहसास हुआ। उसे याद आया कि दादाजी गोहन ने कहा था कि बाहर की महिलाएं कमजोर हैं, इसलिए डायनासोर से डरना सामान्य बात है। इसलिए उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा। गोकू ने अपना बैग साइड में रखा और अपने पीछे से पावर पोल को बाहर निकाला और फिर वह बुल्मा के सामने खड़ा हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 296 नियत यात्रा। अरे, क्या आप अकेले डायनासोर से निपटना चाहते हैं? यह नामुमकिन है। आप एक हथियार के बिना व्यर्थ में मर जाएंगे। बुला ने सामने छोटे बच्चे को देखा और जोर से चिल्लाया। वह बच्चे को अपनी जान गंवाते हुए नहीं देखना चाहती थी। ये ठीक है, मैं एक मार्शल कलाकार हूँ। दादाजी ने मुझे बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। एक डायनासोर कुछ भी नहीं है। गोकू ने जमीन पर बिजली के खंभे को मारा, अपने सिर को घुमाया और गंभीरता से कहा। बुला ने उसे खाली देखा और एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। भले ही बच्चा छोटा था, लेकिन वह काफी मर्दाना था। इस समय हल्के पीले रंग की चमड़ी वाले डायनासोर पहले से ही करीब आ गए थे। बुल्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यद्यपि वह, जो बचपन से ही विलासिता का जीवन जी रही थी, एक ऐसा दिल था जो बाहरी दुनिया में रोमांच के लिए तरसता था, फिर भी वह उस क्रूर दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं करती थी जो होने वाला था। हालांकि थोड़ी देर बाद भी उसने कोई चीख नहीं सुनी। इसके बजाय उसने एक जोर से चिल्लाना सुना। बूम! बुला ने हिचकिचाते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा, बिना किसी विचार के कि ऐसा परिणाम कैसे हुआ। जमीन पर विशाल डायनासोर बाहर निकल गया और अजीब बालों वाला बच्चा लाल छड़ी से डायनासोर के सिर को पीट रहा था। क्या यह आप थे जिन्होंने डायनासोर को हराया था? बुला ने चुपचाप देखा और अचानक महसूस किया कि वह इस दुनिया को पहचान नहीं सकती है। एक साधारण बच्चा एक विशाल डायनासोर को कैसे हरा सकता है? ये स्पष्ट रूप से उस सामान्य ज्ञान के विपरीत था जिसके बारे में वह जानती थी। गोकू ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हाँ, ये बड़ा आदमी पूरी तरह से बेकार था। ये डंडे के सिर्फ एक प्रहार से बेहोश हो गया। वाह, तुम बहुत शक्तिशाली हो। लेकिन यह एक डायनासोर था, और यहाँ तक कि पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को इससे निपटने के लिए कुछ दर्जन लोगों की आवश्यकता होगी। बुला को अचानक दिलचस्पी हो गई और उसने गोकू के चारों ओर कुछ बार चक्कर लगाया, ये सोचकर, अगर मैं इस युवा लड़के को यात्रा पर साथ ला सकता हूँ, तो क्या यह मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा? इस समय उसने एक अधिक यथार्थवादी समस्या के बारे में सोचा। अगर वह, एक लड़की, अपनी रक्षा के लिए अपने बगल में अंगरक्षक के बिना आगे बढ़ती है, तो ये बहुत खतरनाक होना तय था। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप मेरे साथ यात्रा करना चाहते हैं? मोहक ढंग से पूछते हुए बुला की आंखें चमक उठीं। मैं समुद्र के बगल में कामे हाउस जा रहा हूँ, गोकू ने जवाब दिया। कामे हाउस, वह कहाँ है? बुल्मा ने पूछा, उसकी चमकदार नीली आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। दादाजी ने कहा कि यह पूर्व में एक द्वीप पर था। गोकू ने अपनी उंगली उगते सूरज की दिशा में इशारा किया। लेकिन पूर्व में बहुत सारे द्वीप हैं। क्या आप जानते हैं कि कामे हाउस किस द्वीप पर है? बुल्मा ने आगे पूछताछ की। गोकू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पूर्व की ओर जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से इसे पा सकता हूँ। बुल्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने बैग से एक ड्रैगन बॉल निकाला और कहा, ये बड़ी बहन इस प्रकार के गहरे नारंगी मोतियों की तलाश में यहाँ आई थी। किंवदंती यह है कि जब तक 7 ऐसे मोती जो दुनिया भर में बिखरे हुए थे एक साथ इकट्ठा होते हैं, वे शेनरॉन को बुला सकते हैं, और शेनरॉन बुलाने वाले की किसी भी इच्छा को पूरा करेगा। ऐसा लगता है कि किसी ने एक बार 7 ड्रैगन गेंदों को पाया और राजा बन गया। इसलिए मैंने छुट्टियों का फायदा उठाया और ड्रैगन बॉलर्स की खोज करने के लिए बाहर आया जो विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे। आप देखते हैं, मैं वैसे भी बाद में पूर्व की ओर जा रहा हूँ, और यह आपके रास्ते पर होता है। इस प्रकार आप बहन के यहाँ अपनी चीजों को खत्म करने की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? तो हम एक साथ जा सकते हैं? बुल्मा ने आंख मारी और कहा। novelUSB.com गोकू ने बात नहीं की। इसके बजाय उसने ड्रैगन बॉल ली और उसे देखा, अंदर 2 सितारे पाए। उसने आश्चर्य से कहा, ओह, मेरे पास भी इन ड्रैगन गेंदों में से एक है, और इसमें 4 सितारे हैं। क्या? बुल्मा ने कहा। उसने जल्दी से ड्रैगन बॉल रडा निकाला और उसे देखा। रडा की डिस्प्ले स्क्रीन के केंद्र में एक लाल बिंदु था, और निश्चित रूप से 2 उज्ज्वल धब्बे थे जो 2 ड्रैगन गेंदों का संकेत देते थे। एक उसके हाथ में 2 सितारा ड्रैगन बॉल थी, और दूसरा निश्चित रूप से 4 सितारा ड्रैगन बॉल थी जिसका लड़के ने उल्लेख किया था। अरे, आप अपने हाथों में 4 सितारा ड्रैगन बॉल बहन को कैसे दे सकते हैं? मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगी, बुला ने ईमानदारी से कहा। गोकू ने अपना सिर हिलाया और बुल्मा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। नहीं, ये ड्रैगन बॉल मेरे मृत दादा द्वारा छोड़ी गई है।
मैं इसे आपको नहीं दे सकता। मुझे आपकी ड्रैगन बॉल नहीं चाहिए। मुझे शेरॉन को बुलाने के लिए बस इसे उधार लेने की जरूरत है। आमतौर पर आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। इसके बारे में क्या? बुला ने विनती की और फिर स्क्रीन पर कई अन्य उज्ज्वल स्थानों की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ देखो, ड्रैगन बॉल रडा पूर्व में 2 ड्रैगन गेंदों को दिखाता है। क्या आप कामे हाउस की तलाश नहीं कर रहे हैं? हम एक साथ जा सकते हैं। गोकू ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मैं इसे केवल एक बार आपको उधार दूंगा। इसका उपयोग करने के बाद आपको इसे मुझे वापस करना होगा। ठीक है। बुला के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी साजिश में कामयाब हो गई हो। फिर उन्होंने पूर्व की ओर अपनी यात्रा शुरू की। चूंकि बुला की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए उसने अपने होई पोई कैप्सूल से आधी बंद मोटरसाइकिल निकाली। कैप्सूल कॉर्पोरेशन की युवा महिला के रूप में उसके लिए एक से अधिक वाहन होना सामान्य था। चलो, तुम भी ऊपर आ सकते हो ताकि हम तेजी से आगे बढ़ सकें। होई पोई कैप्सूल में अपना सामान रखो। क्या आपके पास होई पोई कैप्सूल है? मेरे पास वह बात नहीं है। दादाजी ने इसे मेरे लिए नहीं खरीदा। गोकू ने झेपते हुए जवाब दिया। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें एक बॉक्स दूंगा। बुला ने उदारतापूर्वक गोकू को खाली हुई पोई कैप्सूल वाला एक बॉक्स सौंपा। गोकू द्वारा अपना सामान हटाने के बाद वे पूर्व में उस स्थान की ओर बढ़ गए जिस पर ड्रैगन बॉल रडा इशारा कर रहा था। ओह, यह सही है। क्या आपके पास पैसा है? बुल्मा ने पूछा। नहीं, गोकू ने जवाब दिया। ये सब ठीक है, बस पालन करें और अपने खर्चों को मुझ पर छोड़ दें। बुल्मा हंस पड़ी। इसका बुरा ना मानना। उन्होंने कहा, आपकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। क्या आपके दादाजी ने आपको सब कुछ सिखाया? हाँ। फिर मेरे बारे में क्या? क्या मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली बन सकता हूँ? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बुल्मा ने उत्सुकता से पूछा। गोकू ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हारे शरीर का मांस मजबूत नहीं है, यह नर्म है, और जब आप पंच करते हैं तो निश्चित रूप से कोई ताकत नहीं होगी। इतना कहने के बाद उसने बल प्रयोग किया और उस जगह को थाम लिया जो बुल्मा के दोनों हाथों के नीचे थी। ये वास्तव में नर्म था और ऐसा लगता था कि उसे इस क्षेत्र में उपहार नहीं दिया गया था। बुल्मा जम गई और चिल्लाई क्योंकि उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। तुम ब्राट, अपना हाथ नीचे करो। ओह, गोकू को नहीं पता था कि बुला अचानक नाराज क्यों थी, लेकिन उसने फिर भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। जिसके बाद बुला ने एक्सीलेटर को जमकर मोड़ा और मोटरसाइकिल तेजी से हवा की तरह निकल गई। ये गोकू का पहली बार एक वाहन पर बैठने का मौका था, इसलिए यह उसके लिए एक नया अनुभव था। वह रास्ते में बहुत उत्साहित था। हालांकि बुला और गोकू ने अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ समय बाद उन पर एक टेरोसोर द्वारा हमला किया गया था। टेरोसोर भोजन के रूप में बुला को छीनना चाहता था, लेकिन इसे गोकू ने पावर पोल के एक हमले के साथ आसानी से निपटा दिया। नतीजतन बुला मूल काम की तरह एक चौकी से निलंबित हो गई और वह इतनी डर गई कि उसने अपनी पैंट में पसीना बहाया। फिर वे डाकुओं और लुटेरों से मिले जिन्हें गोकू ने आसानी से हरा दिया। दिन बीतते गए और गोकू और बुला के बीच संबंध बेहतर और बेहतर हो गए। नतीजतन गोकू आखिरकार बुला को ड्रैगन गेंदों की तलाश में मदद करने के लिए सहमत हो गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे पूर्वी तट के करीब और करीब आ रहे थे। इस समय एक प्रायद्वीप पर, जो ज्यादातर समुद्र से घिरा हुआ था, एक पहाड़ और समुद्र के खिलाफ बनाया गया एक आधुनिक शहर खड़ा था। सुबह के सूरज की चमक धीरे धीरे समुद्र की सतह से उठी और स्पष्ट नीले समुद्र का पानी आकाश से जुड़ा हुआ था, जो एक सुरम्य दृश्यों का प्रदर्शन कर रहा था। चमकदार लाल धधकती धूप ने रात की नमी को तितर बितर कर दिया। समुद्र के किनारे से सूरज असाधारण रूप से विशाल लग रहा था। आसमान साफ था और चारों ओर सफेद बादल तैर रहे थे। द्वीप शहर के एक तरफ कई शानदार विला एक शांत और सुंदर उपनगरीय गांव में खड़े थे। इस दिन एक विला का मालिक धूप में नहाते हुए आंगन में इत्मीनान से लेटा हुआ था। गर्म धूप उसके शरीर पर छिड़की गई, जिससे वह गर्म और बहुत आरामदायक हो गया। जिया ने अपने पैरों को पार कर लिया था क्योंकि उसकी हरी आंखें उस सुंदर आकृति को देख रही थीं जो चारों ओर व्यस्त थी। ये सुंदर गहरे नीले बालों वाली महिला थी, जिसके लंबे बाल उसकी आंखों के सामने फड़फड़ा रहे थे। लॉन्च, शिलिंग और मायस को ये सब काम करने दें। आप बहुत मेहनती हैं, और इसके अलावा यह उन्हें और भी आलसी बना देगा। नीले बालों वाला लॉन्च गुनी और मेहनती था, हालांकि वह थोड़ा कमजोर था। यहाँ तक कि जिया, जो चुपचाप बैठकर अपने काम के फल का आनंद ले रही थी, शिलिंग और मायस की सुस्ती से शर्मिंदा थी। ये ठीक है, मुझे ये करना पसंद है। नीले बालों वाली लॉन्च ने एक झाड़ू पकड़ी हुई थी क्योंकि उसने शिकायत के किसी भी संकेत के बिना एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिया ने उसे एक झटके में देखा और आह भरी। नीले बालों वाले लॉन्च के साथ घर की देखभाल करने के साथ ये और अधिक गहरा हो गया है। अगर शिलिंग और मायस को घर का काम करने के लिए छोड़ दिया गया था, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वे केवल चारों ओर खेलेंगे। अपनी दोनों पत्नियों के बारे में सोचते हुए जिया ने फिर से आह भरी। जिया, क्या तुम फिर से हमारे बारे में बुरा बोल रही हो? इस समय 2 सुंदर लड़कियां चली गईं। उनमें से एक 17 या 18 साल का लग रहा था। वह 1.7 मीटर की
ऊंचाई के साथ पतली और लंबी थी और उसका शरीर मजबूत लेकिन सुंदर लग रहा था। उसका सुंदर चेहरा ध्यान से उकेरा गया लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। दूसरी लड़की थोड़ी छोटी लग रही थी और पूर्व की तरह लंबी नहीं थी, लेकिन उसकी उत्तम और आकर्षक आकृति ने यह भी दिखाया कि वह एक परिपक्व महिला थी। शीलिंग और मायस दोनों ने फाउंटेन ऑफ यूथ पिया और इसके अलावा सयान की लंबी युवावस्था के कारण वे दोनों लड़कियों की तरह दिखते थे। ये बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था कि वे पहले से ही क्रमशः 24 और 17 साल के थे। 3 साल तक ग्राउंडेड रहने के बाद 17 वर्षीय मायस ने जिया के साथ अपनी शादी भी की थी। अब वह भी ज़िलिंग की तरह जिया की पत्नी थी। शादी होने के तुरंत बाद मायस जिया और शीलिंग के साथ पृथ्वी पर खींच आए, जैसे कि भाग रहे हों। इसके बाद से ही वे तीनों बेशर्मी से रह रहे थे। जिया ने उन्हें एक सफेद आंख दी, उनकी नाक की ओर इशारा किया और मजाक में डांटा, आप दोनों में अभी भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत है? देखो लॉन्च कितना मेहनती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 297। गोकू और बुल्मा। हम्फ, लॉन्च मेरी अच्छी बहन है। शीलिंग आगे बढ़े और बेशर्मी से लॉन्च को गले लगा लिया, जैसे कि लॉन्च की कड़ी मेहनत उसकी कड़ी मेहनत थी। जिया ने अपना हाथ हिलाया, उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी। उन्होंने एक हॉटकवर किताब उठाई जो अभी अभी बगल से अनसील की गई थी और पढ़ना शुरू कर दिया। अरे जिया, क्या ये टाइट्स की नई प्रकाशित पुस्तक है? मायस ने उसे छोड़ दिया और अपने हाथों में अपनी थोड़ी का समर्थन करते हुए पूछा। जिया ने सिर हिलाया। उनके हाथ में उपन्यास वास्तव में टाइट्स की नई प्रकाशित पुस्तक थी। पुस्तक बहुत मोटी थी, लगभग 400 पृष्ठ, और इसमें बहुत सारी जानकारी उत्तरी क्षेत्र में बलों के वास्तविक वितरण पर आधारित थी। ये काफी यथार्थवादी काम था। टाइट्स ने इस पुस्तक को लिखने में लगभग 3 साल बिताए और इसके पूरा होने से पहले इसे कई संशोधनों से गुजरना पड़ा। वह चाहती हैं कि मैं इसे देखूं और फिर इसे सार्वभौमिक चैनलों के माध्यम से पूरे पूर्वी क्षेत्र में प्रकाशित करूं। जिया मुस्कुराया। हे, वह वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी है। मायस मुस्कुराए और अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा, और उसके बाद उसने अपनी छाती से एक गहरे नारंगी रंग की 5 सितारा ड्रैगन बॉल निकाली और उसके साथ खिलवाड़ करते हुए कहा, हालांकि ये ड्रैगन गेंदें क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन गहरे नारंगी रंग की बहुत अच्छी लगती हैं। आपने कहा था कि काकररोट इसकी तलाश में आएगा? मायस ने पूछा। मायस के धरती पर आने के बाद इस 5 सितारा ड्रैगन बॉल की खोज एक गहरे पहाड़ी जंगल में की गई थी। कहानी के अनुसार इसे बुला के अपनी यात्रा शुरू करने के तुरंत बाद खोजा जाना चाहिए था, लेकिन इस समय यह मायस के हाथों में था। ड्रैगन गेंदों को खोजने के लिए बुला की यात्रा वास्तव में थोड़ी और कठिन हो गई थी। वह निश्चित रूप से आएगी। ड्रैगन बॉल रडा को देखें, ये संकेत दे रहा है कि 2 उज्ज्वल बिंदु हमारी ओर बढ़ रहे हैं। शीली करीब आया और ड्रैगन बॉल रडा की ओर इशारा किया। हे ही, दूसरी समानांतर दुनिया में जिया के अनुभव के अनुसार बाडोक का बेटा काकररोट भविष्य में एक सुपर सैयान बन सकता है। मायस हंसे। काकररोट सिर्फ एक निम्न स्तरीय योद्धा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद यह अविश्वसनीय है कि वह भविष्य में एक सुपर सैयन बन जाएगा। हालांकि अलग अलग अंतरिक्ष समय निरंतरता में जिया का अनुभव और बाडोक की भविष्यवाणी सभी स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि ऐसा होगा, और मायस भी इस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। काकरोट सिर्फ एक निम्न स्तरीय योद्धा है। वह वर्तमान में कमजोर है, इसलिए उसके साथ बहुत अधिक गड़बड़ न करें। यदि आपके हस्तक्षेप के कारण काकरोट सुपर सैया नहीं बन पाता है, तो बाडोक आपके साथ इसका मुकाबला करेगा। शीलिंग मुस्कुराया और उसे चेतावनी दी। मायस ने उसकी उज्ज्वल और सुंदर आंखें घुमाईं जो आकर्षण से भरी थीं, और कहा, मुझे पता है। मैंने सुना है कि बाडोक भी सुपर सैयान बन गया है। वह अब होंगशान ग्रह पर चौथा सुपर सैयान है, इसलिए मैं निश्चित रूप से उसे चेहरा दूंगा। बाडोक हाल ही में टूट गया। श्रमसाध्य प्रयासों के साथ जोड़े गए अपने कई वर्षों के संचय के कारण बाडोक ने आखिरकार सुपर सैयान की सीमा तोड़ दी। मूल काम के अनुसार सुपर सैयान को तोड़ने में बाडोक का समय पहले से ही अनगिनत वर्षों तक देरी हो चुका था। आखिरकार वह ड्रैगन बॉल वर्ल्ड के पहले सुपर सैयान थे, और अब वह आखिरकार टूट गए थे। बेशक ये केवल बाडोक नहीं था जिसने इन कुछ वर्षों में लाभ कमाया था। जिया ने अपने सुपर सैयान परिवर्तन में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। उदाहरण के लिए, वह अब पूर्ण शक्ति सुपर सैयान परिवर्तन को बनाए रख सकता है और अपनी ताकत को 100 गुना तक पूरी तरह से बढ़ा सकता है, जो पहले से ही सुपर सैयान 2 की ताकत प्रवर्धन के बराबर था। इसी तरह शीलिंग और मायस की ताकत में भी सुधार हुआ था। विशेष रूप से मायस, जिनकी प्रतिभा बचपन से ही काफी अच्छी थी, अब शीलिंग की बराबरी कर रही हैं। फ्यूजन के बाद उनकी ताकत लगभग फुल पावर सुपर सैया के स्तर पर थी। ... इस बीच बुला और गोकू पूर्वी तट के करीब आ रहे थे। एक रात बुला ने होई पोई कैप्सूल से एक मोबाइल इमारत को बाहर निकाल दिया। फिर उसने गर्म पानी से एक बाथटब भर दिया, गर्म स्नान में भिगोने की तैयारी की। इन दिनों क्योंकि गोकू उसकी रक्षा करने के लिए वहां था, उसे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। इस समय बुल्मा खुशी से मजे कर रही थी क्योंकि वह गर्म पानी में भीगी हुई थी, पूरी तरह से संतुष्ट थी।
हे ही, यह निश्चित रूप से गोकू को एक साथ यात्रा करने के लिए प्रेरित करने का सही विकल्प था। लेकिन पृथ्वी पर गोकू कौन है? ये बच्चा, वह आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है और उसके पीछे एक पूंछ है। वह वास्तव में बहन के उपन्यास में लिखे गए सैया से काफी मिलता जुलता है। लेकिन एक उपन्यास है और दूसरा एक वास्तविकता है। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? बुला ने मुस्कुराते हुए आह भरी। नहाने के बाद बुल्मा ने नहाने का तौलिया पहना और हाथ में दूध की बोतल लेकर बाहर चली गई। बाहर एक गर्म हवा धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन बुल्मा ने अपने लंबे पैरों को उठाया और बिना कुछ सोचे बालकनी पर बैठ गई। वे एक गहरे पहाड़ी जंगल में थे, बिना किसी मानव के निशान के। गोकू के अलावा बाहर कोई और नहीं था, इसलिए बुल्मा को चिंता नहीं थी कि कोई उसका ऐसा अनियंत्रित पक्ष देखेगा। बाहर खुली जगह पर गोकू एकाग्रता में अपनी सांस रोक रहा था, क्योंकि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था जो उसके दादा ने उसे सिखाया था। उन्हें अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए और धीरे धीरे उन्हें कमर तक ले जाते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तकनीक की मानक क्रिया कामेमेहा बनाई थी। हल्की चीख के साथ गोकू की हथेली से एक जांग मोटी गहरे नीले रंग की ऊर्जा लहर निकली। यह एक रॉकेट की तरह था जो अचानक एक छोटे पत्थर के खंभे से टकरा गया जो दसियों मीटर दूर था, जिससे एक बड़ा छेद बन गया। बुल्मा ने चुपचाप घूरकर देखा और यहाँ तक कि जब उसके हाथ में दूध जमीन पर गिर गया तब भी उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुल्मा ने स्तब्ध भाव के साथ दूर से जले हुए छेद की ओर इशारा किया और अविश्वास में कहा, तुमने अभी क्या किया? कामेहाहा, गोकू ने जवाब दिया, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। क्या? यह एक ऊर्जा लहर है जो मेरे दादा ने मुझे सिखाई है। मुझे सीखने में काफी समय लगा, गोकू ने समझाया। इस दुनिया में दादाजी गोहन की मृत्यु बहुत बाद में हुई, इसलिए उन्होंने गोकू को पहले से ही बहुत सी चीजें सिखाई थी। इतने में गोकू ने अचानक बुल्मा के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे बुल्मा, तुम्हारा नहाने का तौलिया गिर गया है और नहाने के बाद कपड़े क्यों नहीं पहने? तुम बहुत बदसूरत नग्न लग रहे हो। बुल्मा के छोटे से चेहरे पर अचानक एक शर्म आ गई, क्योंकि उसे पता चला कि उसका तौलिया अनजाने में जमीन पर गिर गया था। तो मैं अभी नंगा हूँ। छोटी लड़की चिल्लाई और तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अंदर भागी और दरवाजा बंद कर दिया, अपना अंडरवियर पहना और फिर से बाहर भाग गई। वह चिल्लाई और गुस्से में गोकू के गाल पर खींच लिया। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा शरीर बदसूरत है? बुल्मा ने उसे शाप दिया, लेकिन उसे अचानक लगा कि उसके पहले के कथन में कुछ गड़बड़ है और कहा, नहीं, आपको भूलना होगा जो आपने अभी देखा था। क्या आप समझते हैं? गोकू ने गंभीरता से सिर हिलाया। दादाजी ने कहा कि एक लड़की के शरीर को लापरवाही से नहीं देखा जा सकता है। यह सही है। कमरे में लौटने के बाद बुला बिस्तर पर बैठ गई और गोकू से पूछा, अरे गोकू, अब तुम्हारी उम्र क्या है और तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मैं इस साल केवल 12 साल का हूँ। मैं बचपन से ही अपने दादा के साथ मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। दादाजी मास्टर रोशी, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे दादाजी के गुरु थे। जब मेरे दादा की मृत्यु हो गई तो उन्होंने मुझे उनकी तलाश में जाने के लिए कहा। गोकू ने अपनी मासूम आंखें उठा दी। तुम्हारे दादाजी के गुरु इतने सालों से जीवित हैं? बुला ने चुपचाप बुदबुदाया और याद किया कि गोकू इस साल केवल 12 साल का था, जिसका अर्थ है कि वह उससे 4 साल छोटा था। वह न तो बहुत छोटा है और न ही बहुत बूढ़ा है। लेकिन मुझे नुकसान हुआ है क्योंकि उसने मेरा नग्न शरीर देखा है। हाँ, यह इतना बदबूदार क्यों है? गोकू, तुम्हें नहाए कितना समय हो गया है? जल्दी जाओ और स्नान करो। ओह, गोकू ने जवाब दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। अगले दिन गोकू एक कछुए से मिला जो लगभग प्यास से मर गया था, जैसा कि मूल काम में था। फिर बुल्मा की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए वह कछुए को वापस समुद्र में भेजना चाहता था। अंत में कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन बुल्मा केवल उसका अनुसरण कर सकता था। ये परेशान आदमी, मुझे भी आपकी सुरक्षा की जरूरत है, बुल्मा ने शिकायत की। novelUSB.com। बुला, क्या आप खुद से रहने से डरते हैं? गोकू की बुदाबुदाहट सुनकर बुला ने पीछे मुड़कर देखा और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, नहीं। मूल काम की तरह गोकू ने भालू चोर को नष्ट कर दिया और कछुए को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र के बगल में पहुंच गया। तब कछुए ने कहा कि वह गोकू और बुला को चुका देगा और उन्हें किनारे पर थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद कछुआ समुद्र के दूसरी तरफ से तैरकर आया, जबकि उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर उठा लिया। ये बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट शिक्षक था जिसे गोकू खोज रहा था, मास्टर रोशी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 298। मार्शल आर्ट मास्टर रोशी के भगवान। अरे, क्या तुम दोनों ने मेरे कछुए को बचाया? मास्टर रोशी ने पूछताछ की। वह एक शांत शर्ट पहने हुए गोकू और बुला के सामने पहुंचा और धूप के चश्मे के नीचे उसकी आंखों ने उन्हें ध्यान से पकड़ लिया। हाँ, ये हम हैं, गोकू ने पुष्टि की। हाँ, ये युवा सरल नहीं है, उसकी हरकतें स्वाभाविक हैं, उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी। गोकू को देखकर मास्टर रोशी देख सकता था कि वह सिर्फ एक नजर से एक अनकट मणि की तरह था, इसलिए वह उसे कुछ और बार आकार देने से खुद को रोक नहीं सका।
फिर वह हंसे और कहा, चूंकि आपने मेरे कछुए को बचाया, इसलिए मैं आपको इनाम के रूप में एक उपहार दूंगा। गोकू ने बार बार अपने हाथ हिलाए और मना कर दिया, दादाजी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही करना चाहिए था। इस समय कछुआ गोकू के बगल में रेंगता हुआ आया और कहा, यह मार्शल आर्ट शिक्षक है जो कामे हाउस में रहता है। उन्हें मार्शल आर्ट का भगवान कहा जाता है। निश्चित रूप से मास्टर रोशी का उपहार बहुत कीमती होगा। उसके शब्दों को सुनकर गोकू आश्चर्यचकित था। उसने मास्टर रोशी की ओर इशारा किया और कहा, आप दादाजी मास्टर रोशी हैं जिन्हें मेरे दादाजी ने मुझे खोजने के लिए कहा था। ये कहते हुए उसने अपनी छाती से एक पत्र निकाला और उसे सौंपते हुए कहा, दादाजी, ये कुछ ऐसा है जो मेरे दादा ने मुझे इसे आपको सौंपने के लिए कहा था। तुम्हारे दादा की ओर से मेरे लिए एक पत्र। मास्टर रोशी ने पत्र लेते हुए गोकू को हैरान करके देखा। ओह, तो तुम वह बच्चा हो जिसे गोहन ने गोद लिया था। खैर, ठीक है, इसका मतलब है कि आप कछुआ स्कूल के शिष्य भी हैं। मास्टर रोशी को पता था कि गोहन ने कई साल पहले एक बच्चे को उठाया था और तब से उसका पालन पोषण कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से यह मेरे सामने ये बच्चा है। मास्टर रोशी ने ध्यान से गोकू का निरीक्षण किया और सिर हिलाना बंद नहीं कर सका। जितना अधिक वह उसे देखता था, उतना ही वह उसे पसंद करता था। तुम्हें पुत्र गोकू कहा जाता है। गोहन ने पत्र में कहा कि तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करो, लेकिन मुझे कई वर्षों से कोई शिष्य नहीं मिला है और मेरी अभी भी ऐसी कोई योजना नहीं है। इसलिए मैं आपकी परीक्षा लूंगा। अपने सबसे शक्तिशाली कदम का उपयोग करें और मुझे इसे देखने दें। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है, गोकू ने ऊंची आवाज में सहमति व्यक्त की। जब दादाजी गोहन की मृत्यु हो गई तो उन्हें दादाजी मास्टर रोशी की तलाश करने के लिए कामे हाउस आने के लिए कहा गया। इसलिए निर्दोष गोकू ने बहुत आज्ञाकारी तरीके से मास्टर रोशी के निर्देश के अनुसार किया। तुरंत उन्होंने कामेहामेहा का उपयोग करने का इरादा रखते हुए एक रुख अपनाया। मास्टर रोशी को नहीं पता था कि गोकू ने सोन गोहन से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह चाहता था कि गोकू अपने सबसे शक्तिशाली कदम का उपयोग करे, मुख्य रूप से क्योंकि वह गोकू की नींव को देखना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने गोकू को कामेमिहा का पहला रुख संभालते हुए देखा तो वह तुरंत चौंक गए। उसने अपने धूप का चश्मा पकड़ा और अंदर से सोचा, क्या बेटा? गोहन उसे कामेहामेहा दे सकता था, लेकिन दशकों के प्रशिक्षण के बिना वह इसे निष्पादित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हालांकि उनका रुख एक खाली भूसी की तरह नहीं दिखता है। कामीहा मीहा, गोकू चिल्लाया और अपनी हथेलियों को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसकी हथेलियों से ऊर्जा बाहर निकली जैसे एक सोते हुए अजगर आकाश में उड़ रहा था। एक अत्यंत अत्याचारी और विनाशकारी शक्ति के साथ एक गहरे नीले रंग की ऊर्जा किरण अचानक समुद्र की सतह की ओर उड़ गई। हुआला, समुद्र की शांत सतह अचानक प्रभाव से खुल गई, जिससे पानी में एक रास्ता बन गया और सीधी ऊर्जा किरण पानी की सतह पर पहुंच गई और क्षितिज में गायब हो गई। वह वास्तव में इसे निष्पादित करने में सक्षम था। ये राक्षस कहां से आया? यहाँ तक कि मैं भी इस स्तर के कौशल और विनाशकारी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि गोकू वास्तव में कामेहामेहा को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में सक्षम था, मास्टर रोशी अपने माथे से टपकने वाले पसीने के साथ सूचीहीन होने से खुद को रोक नहीं सका। वह बेहद हैरान था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मास्टर रोशी इतने हैरान थे, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत कम मार्शल कलाकार थे जो कामेहामेहा को निष्पादित कर सकते थे। उनकी संख्या 10 उंगलियों पर गिनी जा सकती है। टर्टल स्कूल के विशेष कौशल के रूप में और कामेमेह के कठिनाई स्तर के साथ इसे निष्पादित करने के लिए किसी को अपने की बहुत उत्तम समझ होनी चाहिए। दशकों की कड़ी मेहनत के बिना व्यक्ति कामेमेह का उपयोग करने का सही तरीका भी नहीं ढूंढ पाएगा। इसे निष्पादित करना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि उनके कुछ शिष्यों में से केवल सबसे बड़े शिष्य गोहन इसमें महारत हासिल करने के मानक तक पहुंच गए थे। उसके सामने लड़का केवल 11 या 12 साल का था, लेकिन वह कछुए स्कूल के अद्वितीय कौशल को पूरी तरह से निष्पादित कर सकता था। कामेहाहा, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह चौंक गया था। खांसी, मास्टर रोशी ने खांसते हुए गोकू को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जितना अधिक वह गोकू को देखता था, उतना ही संतुष्ट होता था। बेटा गोकू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी अपना शिष्य स्वीकार कर सकता हूँ। गोहन के परिचय पत्र और गोकू द्वारा दिखाई गई उत्कृष्ट क्षमता के साथ भले ही मास्टर रोशी ने कई वर्षों तक शिष्यों को स्वीकार करना बंद कर दिया था, लेकिन वह उसे पसंद किए बिना नहीं रह सका। हाँ, गोकू खुशी से सहमत हो गया। फिर मूल काम की तरह मास्टर रोशी ने गोकू को अपनी पहली बार मुलाकात के लिए उपहार के रूप में अमर फीनिक्स देने का इरादा किया, लेकिन क्योंकि अमर फीनिक्स मर चुका था, इसलिए उन्होंने आखिरकार उसे फ्लाइंग निम्बस दिया। गोकू फ्लाइंग निम्बस पर ऊपर की ओर सवार हुआ और आकाश में एक पक्षी की तरह नृत्य किया। बुल्मा बगल में खड़ी हो गई और आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिटिल गोकू बूढ़े आदमी मार्शल आर्ट शिक्षक से संबंधित होगा। उसका नाम थोड़ा परिचित लगता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी के रूप में बुला अमीर परिवारों के अन्य बच्चों की तरह फैंसी पैंट नहीं थी। इसके बजाय वह बहुत साहसी थी।
अन्यथा वह छुट्टियों के दौरान ड्रैगन गेंदों को खोजने के लिए अकेले बाहर नहीं जाएगी। उसने मार्शल आर्ट के भगवान के बारे में अफवाहों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, अन्यथा उसे मार्शल आर्ट शिक्षक की कोई छाप कैसे नहीं होगी जो समाज के उच्च वर्ग में प्रसिद्ध है। हालांकि वह गोकू को अपने गुरु के रूप में ले सकता था, इसलिए उसे एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। बुल्मा ने आगे विचार किया। इस समय बुला ने मास्टर रोशी की गर्दन पर लटकी एक नारंगी क्रिस्टल बॉल देखी। वह जम गई और तुरंत ड्रैगन बॉल रडार पर एक नजर डाली और निश्चित रूप से उसने देखा कि उस पर 3 उज्ज्वल बिंदु एक साथ इकट्ठे हुए थे। क्या आप अपनी गर्दन पर ड्रैगन बॉल पहने हुए हैं? बुल्मा चौंक गया। ओह, क्या आप इस मोती का जिक्र कर रहे हैं? मैंने इसे 100 साल पहले समुद्र से उठाया था। तो इसे ड्रैगन बॉल कहा जाता है, मास्टर रोशी ने कहा। अचानक सच्चाई का एहसास हुआ। बुला ने अनुरोध किया, क्या आप मुझे वह ड्रैगन बॉल दे सकते हैं? मास्टर रोशी ने लाल पोशाक में हल्के बैंगनी बालों वाली और कोमल चमड़ी वाली लड़की बुल्मा को देखा और उसकी आंखें तुरंत अश्लील हो गईं, क्योंकि उसने कहा, हे, मैं इसे आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? बुल्मा ने पूछा। यही है, मूल काम की तरह। मास्टर रोशी ने बुला की पैंटी को देखने के लिए अश्लील स्थिति का प्रस्ताव रखा, लेकिन गोकू, जिसके पास अब कुछ सामान्य ज्ञान था, जानता था कि एक लड़की की पैंटी को नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा, दादाजी मास्टर रोशी, एक लड़की के शरीर को लापरवाही से नहीं देखा जा सकता है। मैंने इसे कल देखा और बुल्मा ने मुझे डांटा। इसके अलावा ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुमने इसे देखा है? मास्टर रोशी ने प्रशंसापूर्वक पूछा। बहुत हो गया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप? गुस्से से चिल्लाते हुए बुला का चेहरा शर्मा गया। मास्टर रोशी को 2 बार खांसी आई और उसने गोकू को कुछ प्रशंसा के साथ देखा। खुद से सोचा, इस बच्चे की किस्मत काफी अच्छी है। लेकिन एक शिक्षक के ईमानदार चरित्र को बनाए रखने के लिए मास्टर रोशी का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। इसे भूल जाओ, मैं यह मोती तुम्हें दे दूंगा। इतना कहने के बाद उन्होंने 3 स्टार ड्रैगन बॉल को अपने गले से उतारकर बुल्मा को दे दिया। 3 सितारा ड्रैगन बॉल प्राप्त करने के बाद बुला तुरंत अपनी नाखुशी भूल गई और उत्साह से ड्रैगन बॉल को एक बैग के अंदर डाल दिया। बेटा गोकू, क्या तुम मेरे साथ या अपने दोस्त के साथ कामे हाउस वापस जा रहे हो? बेशक, अगर आपका दोस्त कामे हाउस में आने के लिए तैयार है तो उसका भी स्वागत है। novelUSB.com। नरक की तरह मैं जाऊंगा। बुला ने मास्टर रोशी पर चिल्लाया और उस पर चिल्लाया। दादाजी, मैंने बुला से वादा किया था कि मैं ड्रैगन गेंदों को खोजने के लिए उसके साथ जाऊंगा। बुला बहुत बेकार है और यह बहुत संभावना है कि उसे दूर ले जाया जाएगा और एक राक्षस द्वारा खाया जाएगा अगर उसे खुद की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सभी ड्रैगन गेंदों को खोजने में उसकी मदद करने के बाद मैं फिर दादाजी के घर जाऊंगा। गोकू ने बुला की ओर देखा और चिंतित महसूस करते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर बुला तुरंत आंसू में बह गई। उसने गोकू के सिर को गले लगाया और उसे जोर से रगड़ा, उसके पूरे सिर को अपनी छाती में डुबो दिया। गोकू, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। जब मेरे पास सभी ड्रैगन बॉलर्स होंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको ठीक से धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने यहाँ अपनी यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत की, बुला को पता चला कि हालांकि गोकू बूढ़ा नहीं था, वह वास्तव में शक्तिशाली था। उनके जैसे अंगरक्षक के साथ उनकी सुरक्षा और भी सुनिश्चित की जाएगी। और भी, यात्रा पर एक साथी होने के बाद कोई भी अकेले यात्रा पर लौटने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक होगा। मास्टर रोशी ने प्रशंसापूर्वक गोकू को देखा जो एक सुंदर लड़की के साथ घनिष्ठ संपर्क में था। काश वह उसके साथ स्थिति बदल सके। अपना गला दबाते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये बच्चा गोकू वास्तव में आकर्षक है। इस समय असहज महसूस करते हुए गोकू ने बुल्मा के शरीर को दूर धकेल दिया और यह कहते हुए भौहें सिकोड़ी, तुमने मुझे लगभग दम घुटने से मार डाला। बुला, आपको वजन कम करना चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बुल्मा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं क्योंकि वह गुस्से में उड़ गई थी। खांसी, बेटा गोकू, चूंकि तुम अपने दोस्त के साथ ड्रैगन बॉलर्स को ढूंढने जा रहे हो तो कामे हाउस आओ और काम पूरा होने के बाद मुझे ढूंढो। फ्लाइंग निम्बस गंतव्य को जानता है। मास्टर रोशी अब इस अनैतिक युवा आभा को नहीं देख सकता था। निश्चित रूप से केवल उनके कामे हाउस में एक सुगंधित वातावरण था। इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया, अपने कछुए पर बैठ गया और गोकू और बुला को अलविदा कहा। ठीक है, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। गोकू ने मास्टर रोशी की पीठ पर हाथ हिलाया और चिल्लाया, हे, मेरी किस्मत खराब नहीं है, मुझे तीसरी ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से मिल गई। बुला ने स्क्रीन पर खोज क्षेत्र को थोड़ा विस्तारित करने के लिए ड्रैगन बॉल रडार के बटन को दबाया और इसके तुरंत बाद उसे दर्जनों किलोमीटर दूर चौथा उज्ज्वल बिंदु मिला। गोकू, देखो, चौथी ड्रैगन गेंद यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। चलो समुद्र के किनारे उस दिशा में चलते हैं। बुल्मा ने समुद्र तट की ओर इशारा किया और नीले पानी और नीले आकाश के बीच वह दूर से एक शहर की रूपरेखा देख सकती थी। ठीक है, हालांकि आपका दिल शुद्ध नहीं है, इसलिए आप फ्लाइंग निम्बस पर नहीं बैठ सकते। गोकू फ्लाइंग निम्बस पर झुक गया, मुस्कुराते हुए क्योंकि उसकी थोड़ी उसके दोनों हाथों पर टिकी हुई थी।
मैं मोटरसाइकिल के साथ ड्राइव करूंगा। बुला ने जरा भी परवाह नहीं की और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसलिए गोकू और बुला एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रडार पर डिस्प्ले के अनुसार अगला गंतव्य उनसे केवल कुछ दसियों किलोमीटर दूर था। फ्लाइंग निम्बस और मोटरसाइकिल की गति के साथ इसे 10 से अधिक मिनट में पहुंचा जा सकता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 299। जिया का घर यह एक ऐसा शहर था जो लगातार समुद्र की लहरों से तबाह हो रहा था। एक तरफ एक सफेद रेतीला समुद्र तट था और दूसरी तरफ विशाल हरे भरे पर्वत शिखर थे। पूरे भूभाग में दक्षिण से उत्तर तक निरंतर रोलिंग पहाड़ियां, उड़ने वाले पक्षी और हाउलिंग जानवर थे। यहाँ एक आधुनिक शहर स्थित था। यह अभी शुरुआती वसंत था और पहाड़ चेरी के फूलों से अटे हुए थे, जिससे पूरा शहर बेहद सुंदर लग रहा था। हवा में लहराती पंखुड़ियों के सुरम्य दृश्य हर जगह थे। एक सुंदर रास्ते पर चेरी के फूल दोनों तरफ लहरा रहे थे और जैसे ही एक स्पष्ट हवा बह रही थी, यह एक धुंधली सुगंधित आभा लेकर आया। बुला और गोकू चेरी ब्लॉसम ट्रेल के साथ चल रहे थे और जल्द ही छोटे द्वीप शहर के बाहरी इलाके में आ गए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रडार पर इंगित की गई जगह पास में है। बुला और गोकू तट के पास एक स्थान पर रुक गए। पास की वनस्पति को सावधानीपूर्वक काट दिया गया था और फुटपाथ गमले के फूलों से घिरा हुआ था। उनके सामने सिर्फ एक लग्जरी विला था जो इलाके के हिसाब से बनाया गया था। अरे नहीं, चौथी ड्रैगन बॉल निश्चित रूप से इस घर में है। मुझे नहीं पता कि मैं पैसे से ड्रैगन बॉल खरीद पाऊंगा या नहीं। बुला अचानक चिल्लाई। कुछ भी जो पैसे के साथ हल किया जा सकता था, बुला के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन विला की उपस्थिति को देखते हुए मालिक किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जिसके पास पैसे की कमी थी, जिससे उसे नुकसान हुआ कि क्या करना है। जैसा कि बुला निराश महसूस कर रही थी और सावधानीपूर्वक अपनी अगली कार्रवाई की योजना बना रही थी, गोकू ने महसूस किया कि घर सुंदर था और बुलमा की चिंताओं को समझ नहीं सका। वह लग्जरी विला की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ये देखकर कि बुलमा ने उसका पीछा नहीं किया, उसने पलटकर पूछा, अरे बुलमा, तुम आ रही हो या नहीं? बेवकूफ, ये किसी और का घर है, बस अंदर घुसना अच्छा नहीं है। बुला ने कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन ये देखकर कि गोकू नहीं रुका, उसके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आलीशान विला में प्रवेश करने के बाद बुला और गोकू थोड़ी देर के लिए आंगन के चारों ओर घूमते रहे। बुला ने आंगन में एक विशाल रॉक गार्डन, असामान्य पौधे और विभिन्न प्रकार के रंगीन फूल देखे, जो वेस्ट सिटी में बुला के घर से कम नहीं थे। ये परिवार बहुत अमीर लगता है। मुझे नहीं पता कि वे ड्रैगन बॉल हमें देंगे या नहीं, बुला ने चलते हुए बुदबुदाया। वह इस तरह की स्थिति से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अगर ड्रैगन बॉल किसी जंगल में गहरी पाए जाती तो वह निश्चित रूप से उसकी होती, लेकिन अब ये बहुत स्पष्ट था कि यह ड्रैगन बॉल किसी और के घर में थी। रॉक गार्डन को दरकिनार करते हुए बुला और गोकू ने हरे रंग की पोशाक में एक लड़की को फूलों पर खुशी से पानी डालते हुए गाना गुनगुनाते हुए देखा। ये देखकर कि दो अजनबी अंदर आए थे, लड़की थोड़ा आश्चर्यचकित थी। वह जो कर रही थी उसे रोक दिया और चली गई। तुम कौन हो? नीले बालों वाले लॉन्च ने उसके सिर को झुकाया और उत्सुकता से पूछा। इस समय उसने गोकू के पीछे भूरे रंग की पूंछ देखी और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने जिया के निर्देशों को याद किया और कहा, एक पल रुको, मैं किसी को कॉल करूंगी। ये कहने के बाद उसने पानी के डिब्बे को नीचे रखा और फिर उसकी आकृति धुंधली हो गई, अचानक उनकी दृष्टि से गायब हो गई। ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। वह निश्चित रूप से जाएगी और पुलिस को रिपोर्ट करेगी, बुला ने उत्सुकता से कहा। हालांकि गोकू ने उस दिशा की ओर देखा जहां लॉन्च गायब हो गया था और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है। बुलमा हक्का बक्का रह गया। उसने गोकू के सिर पर वार किया और गुस्से में दहाड़ने लगी, ऐसे समय में तुम इन बेकार की बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? दर्द होता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? गोकू ने अपना सिर रगड़ा और असंतोष में बुलमा को देखा। नॉवल USB.com जल्द ही लॉन्च एक कमरे से बाहर आया, उसके बाद 3 लोग थे। बीच में चलते हुए एक सुनहरे बालों वाला और हरी आंखों वाला युवक था। युवक सुंदर लग रहा था और एक आकर्षक स्वभाव था, जिससे लोगों के लिए उसे एक बार देखने के बाद भूलना मुश्किल हो गया। वह दोनों तरफ 2 बहुत खूबसूरत महिलाओं से घिरा हुआ था। उनका अति सुंदर चेहरा कला का एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया काम था, सुंदर और आकर्षक, और उनके सुंदर बाल स्वाभाविक रूप से उनकी छाती पर लटक गए, जो एक बहादुर और वीर असर का उत्सर्जन करते थे। वे जिया, शिलिंग और मायस थे। ये दोनों बहुत सुंदर हैं। बुला ने जिया के बगल में 2 लड़कियों को देखा और थोड़ा उदास था। उसने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देखा था और उसे ये कहने में शर्म नहीं है कि वह भी सुंदर है। हालांकि उसके सामने ये 2 लड़कियां जो नाजुक दिखती थीं, फिर भी एक बहादुर और वीर असर थीं, बेहद दुर्लभ थीं, जैसे कि वह तब तक ठीक नहीं हुई जब तक कि गोकू ने धीरे से उसे वापस नहीं खींच लिया। महिला सैयां पुरुष सैयन की तरह बर्बर नहीं थीं, और हालांकि वे बहादुर और लड़ने वाले प्रकार भी थे, महिला सैयां भी सुंदर महिलाएं थीं, जिसमें शिलिंग और मायस सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जिया ने बुला और गोकू को दिलचस्पी के साथ
आकार दिया। सुंदर दिखने, ऊंचाई में 1.6 मीटर से अधिक और हल्के बैंगनी बाल, ये वास्तव में डॉक्टर ब्रीफ के परिवार के लक्षण हैं, जिया ने कहा। 16 साल की उम्र में बुला अपने चरम और सबसे ऊर्जावान समय पर थी और वह दूसरी दुनिया के बुला की तुलना में अधिक सुंदर और युवा थी जो लगभग मध्यम आयु वर्ग की थी। जिया ने गोकू की ओर देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बस एक नज़र के साथ उसने गोकू के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा था। इस समय गोकू के पास अप्रत्याशित रूप से 140 की युद्ध शक्ति थी, जो मूल काम में 21वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने की तुलना में बहुत मजबूत थी। जब उसने विला के मालिक को बाहर आते देखा तो बुला को समझ नहीं आया कि इस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंचने के बाद भी क्या कहना है, जबकि गोकू को ऐसी चिंता नहीं थी। निर्दोष और ईमानदार वह बात पर सही हो गया और अपना उद्देश्य बताया। हम ड्रैगन बॉल की तलाश करने आए हैं। क्या आपने इस तरह का मोती देखा है? इतना कहने के बाद उसने अपनी छाती से अपनी 4 सितारा ड्रैगन बॉल निकाली और जिया को दिखाई। यह एक बहुत ही सुंदर कांच की गेंद है। जिया ने 4 सितारा ड्रैगन बॉल ली और इसके साथ खिलवाड़ किया क्योंकि उसने अज्ञानता का नाटक किया था। एक पुराने विद्वान की तरह उन्होंने ड्रैगन बॉल को सूरज की रोशनी की ओर पकड़ा और इसका गंभीरता से निरीक्षण किया। हा, उसे इस तरह देखकर शिलिंग हंसे बिना नहीं रह सके। ठीक है जिया, उन्हें तंग मत करो। अगर वे ड्रैगन बॉल चाहते हैं तो बस उन्हें दे दें। जिया हंसे, वह अभी भी उन्हें चिढ़ाना चाहता था, लेकिन चूंकि शिलिंग ने बात की थी तो इसे भूल जाओ। गोकू, बुल्मा, लंबे समय से नहीं देखा। जिया मुस्कुराया और उनका अभिवादन किया। हाँ, आप हमारे नाम कैसे जानते हैं? बुला ये देखकर चौंक गया कि जिया को उनके नामों के बारे में पता था। क्या वह एक परिचित हो सकता है? बुल्मा ने अपना दिमाग हिलाया। ये ज्ञात होना चाहिए कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन दुनिया का नंबर 1 निगम था और कई उच्च रैंकिंग वाले लोग नहीं थे जिन्हें वे नहीं जानते थे। इस जिया के लग्जरी विला से मैं बता सकता हूँ कि वह बहुत अमीर होगा। इसके अलावा चूंकि वह मुझे जानता है तो यह अजीब नहीं होगा अगर उसका मेरे परिवार के साथ कुछ रिश्ता है। लेकिन उसे गोकू का नाम कैसे पता चला? बुल्मा हैरान थी क्योंकि वह जानती थी कि गोकू पहाड़ों के एक साधारण बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं था। जिया ने कहा, हाँ, ये सामान्य है कि आप भूल गए हैं। आप केवल 5 या 6 साल के थे जब हम पिछली बार मिले थे। लेकिन आपको प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन के बारे में पता होना चाहिए, है ना? बुल्मा ने अपनी बैंगनी नीली आंखें घुमाईं क्योंकि उसने नाम को याद किया। प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन यह एक निगम था जिसका कैप्सूल कॉर्पोरेशन के साथ गहरा सहयोग था। बुला ने सुना था कि प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन के उच्च स्तरीय सदस्यों का उसकी बहन टाइट्स के साथ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्लेनेट होंगशान कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। ओह, तो ये तुम हो? बुला खुशी से मुस्कुराई और जिया की पहचान से अवगत होने का नाटक किया। वैसे भी, चाहे वे वास्तव में उसे जानते हों या नहीं, अगर उनके साथ कुछ संबंध थे तो ड्रैगन बॉल प्राप्त करना आसान होगा। हालांकि जिया ने आसानी से बुला के मुखौटे के माध्यम से देखा, लेकिन उसने उसके साथ इसके बारे में उपद्रव करने की योजना नहीं बनाई। वह पीछे मुड़ा और गोकू से पूछा, गोकू, नहीं, शायद मैं तुम्हें काकररोट बुलाऊं। आपके दादा गोहन कैसे हैं? क्या आप मेरे दादाजी को जानते हैं? उनका 1 साल से अधिक समय पहले निधन हो गया था। गोकू थोड़ा आश्चर्यचकित था, हालांकि उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति कुछ हद तक परिचित था। जिया द्वारा उल्लिखित काकररोट नाम के लिए उन्हें इसका कोई आभास नहीं था, इसलिए वह हैरान थे। हालांकि गोहन की मौत को याद करते हुए उनकी घबराहट को जल्दी से उदासी से बदल दिया गया। मर गया? जिया आश्चर्यचकित नहीं था। वह बीमारी से मर गया, गोकू ने पुष्टि की। जिया ने सिर हिलाया, अब कुछ नहीं कहा। वह आह भरे बिना नहीं रह सका। भले ही जिया ने दादाजी गोहन को पहले से ही पूर्णिमा पर ध्यान देने के लिए याद दिलाया था, किसने सोचा होगा कि वह अभी भी मर जाएगा। यद्यपि वह गोकू के हाथों नहीं मरा जो मूल कार्य की तरह ही महान वानर में बदल गया था, फिर भी वह अंत में मर गया। लोग बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, और यहाँ तक कि मार्शल कलाकार भी कोई अपवाद नहीं हैं। इसके अलावा गोहन ने मास्टर रोशी की तरह उम्र बढ़ने से रोकने के लिए कोई दवा नहीं खाई। वास्तव में कोई भी बुढ़ापे का विरोध नहीं कर सकता है। जिया चुप हो गया। उन्होंने फिर से गोकू की ओर देखा और सिर हिलाया। गोहन मूल काम की तुलना में कई साल बाद मर गया, इसलिए उसने पहले से ही गोकू को बहुत सारे आवश्यक मार्शल आर्ट सिखाए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गोकू मूल काम की तुलना में यहाँ बहुत मजबूत है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में उनका ज्ञान भी बहुत बढ़ गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 300। सरल परीक्षा। जिया जानता था कि यह गोकू मूल काम में एक से बहुत अलग था, यद्यपि वह अभी भी बहुत ईमानदार था और उसकी उपस्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वह समाज में खुद को कैसे संचालित किया जाए इससे बहुत अधिक परिचित था। कम से कम वह पूरी तरह से कागज की एक खाली शीट नहीं था, यहाँ तक कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे बुनियादी अंतर भी नहीं जानता था। बेशक वह अभी भी अच्छी तरह से जानकार नहीं था। जिया ने आगे बढ़कर गोकू के कंधे को थपथपाया और खुद को और दूसरों को बुला और गोकू से मिलवाया।
मेरा नाम जिया है और नीले बालों वाली इस खूबसूरत लड़की को लॉन्च कहा जाता है, जबकि मेरे बगल में अन्य दो को शिलिंग और मायस कहा जाता है। ये दोनों मेरी पत्नियां हैं। हेलो, हाय, लॉन्च, शिलिंग और मायस ने बोला और गोकू का अभिवादन किया। विशेष रूप से मायस, उसने उत्सुकता से गोकू को आकार दिया, जैसे कोई एक दुर्लभ खजाने का सामना करने पर करता है, और कहा, तो यह आदमी बाडॉक का बेटा है। वह भविष्य में सुपर सैया भी बन सकता है। वास्तव में उसकी दो पत्नियां हैं। मायस के विपरीत जो उत्सुक थे, बुला इस समय चौंक गया था। उसने चुपचाप अपने दिल में शाप दिया, परी जैसी दिखने वाली ये दोनों बहनें वास्तव में एक ही व्यक्ति से विवाहित हैं। अमीर लोग वास्तव में आलसी होते हैं। वह निश्चित रूप से एक महिला है। बेहतर होगा कि मैं उससे बहुत दूर रहूं। बुला की नजर थोड़ी देर के लिए शिलिंग और मायस के बीच आगे पीछे घूमती रही, और फिर वह चुपके से जिया से कुछ कदम दूर चली गई। उसने उनके जैसे बहुत से अमीर लोगों को देखा था। उनकी समझ के अनुसार इस तरह के लोगों का निजी जीवन बेहद अव्यवस्थित था, इसलिए उन्हें सावधान रहना पड़ा। जिया स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि उसके परिचय ने बुल्मा पर इतनी बुरी छाप छोड़ी थी, लेकिन अगर उसे पता चला तो भी उसे परवाह नहीं होगी। इसके अलावा कई भागीदारों के साथ एक खुशहाल जीवन का आनंद लेने के लिए किसी को स्वाभाविक रूप से कुछ पहलुओं में कुछ भुगतान करना पड़ता था। अरे, क्या तुमने अभी कहा कि आप ड्रैगन बॉल मुझे दे देंगे? अपनी यात्रा के उद्देश्य को याद करते हुए बुल्मा ने अपनी आंखें संकुचित की और हानिरहित होने का नाटक करते हुए पूछा। यह सुनकर जिया मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, मैं आपको ड्रैगन बॉल दे सकता हूँ। ये कहने के बाद उन्होंने मायस की ओर एक सार्थक नजर डाली, जो मुस्कुराया, और एक ड्रैगन बॉल निकाली जिस पर 5 सितारे थे। इससे पहले कि बुला इसे प्राप्त कर पाती, इस 5 सितारा ड्रैगन बॉल को मायस ने एक गहरे पहाड़ में खोजा था जब वह पृथ्वी पर आई थी। ये 5 सितारा ड्रैगन बॉल है। बुला ने ड्रैगन बॉल को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया, इसे लेने का इरादा किया, लेकिन मायस ने हालांकि अपना हाथ वापस खींच लिया। अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्रैगन बॉल हमें दे दोगे? हम पर चाले मत खेलो, बुल्मा प्यारे अंदाज में चिल्लाई। मायस ने आगे बढ़कर शरारत से बुल्मा के कंधे के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और एक महिला की नजर के साथ कहा, हम आपको ड्रैगन बॉल दे सकते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। फिर उसने बगल में गोकू को देखा और जारी रखा, उस छोटे लड़के का कुंग फू काफी अच्छा लग रहा है। लॉन्च के साथ उसका क्या संबंध है? ये हमें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद करेगा, और परिणाम जो भी हो, हम अभी भी आपको ड्रैगन बॉल देंगे। इसके बारे में क्या? सच में? बुल्मा हैरान थी कि ऐसी कोई शर्त है। वह अचानक खुशी से मुस्कुराया। वह लिटिल गोकू की ताकत को समझती थी। इसके अलावा लड़ना निश्चित रूप से उनकी विशेषता थी, इसलिए वह जल्दी से सहमत हो गई। गोकू, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा, इसलिए अच्छा करो। बुल्मा ने गोकू को खुश किया। नॉवल USB.com। गोकू मुस्कुराया और नीले बालों वाले लॉन्च को गरिमापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह बहन मास्टर रोशी की तरह बहुत शक्तिशाली है। बुल्मा चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, कोई रास्ता नहीं? तो क्या आप जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता, गोकू ने ईमानदारी से जवाब दिया। गोकू को यकीन नहीं था कि वह लॉन्च के खिलाफ जीत सकता है, लेकिन वह जितना अधिक दबाव में आया, उतना ही उसकी लड़ने की भावना उत्तेजित हो गई। उसके हाथ उत्सुकता से एक दूसरे से टकराए, क्योंकि उसके मुंह के कोने जल्दी से एक चाप में मुड़ गए। गोकू की वर्तमान ताकत के साथ, अगर जिया और अन्य स्वेच्छा से अपनी आभा जारी नहीं करते हैं, तो वह इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। नीले बालों वाली लॉन्च ने मूल रूप से सोचा कि इन सभी का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि बातचीत उसकी ओर बढ़ गई थी, तो उसने अपने हाथों को झुका लिया और विरोध किया, मुझे सिर्फ घर का काम करना पसंद है। लड़ाई जैसी चीजें मुझे नहीं पता। लॉन्च, आप इसे कर सकते हैं। जल्दी जाओ और ककरोट से लड़ो। मायस ने उसे अंडे दिए। वह गोरा, मुझे ये करने दो। नीले बालों वाले लॉन्च ने उसके बालों को पकड़ा, उसे अपने नथुने के पास रखा और उन्हें हिलाया। आचू, वह छींकी और अचानक सुनहरे बालों वाली लॉन्च में बदल गई। वास्तव में जैसे जैसे सुनहरे बालों वाले लॉन्च की ताकत बढ़ती गई, नीले बालों वाले लॉन्च का संविधान भी मजबूत हो रहा था, ऐसा कि पृथ्वी पर मार्शल कलाकारों से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि नीले बालों वाले लॉन्च को इस बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। जब भी लड़ने की बात आती थी, तो वह तुरंत अपने दूसरे को बुलाती थी, जिससे वह मानसिकता में गोकू, टिएन शिनहान और अन्य लोगों से हार जाती थी। अरे, आपने आखिरकार मुझे बाहर जाने दिया, तो क्या मैं फिर से लूट सकता हूँ? सुनहरे बालों वाली लॉन्च के तुरंत बाद उसने अपनी प्रकृति को उजागर किया। जिया हंसने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने गोकू की ओर इशारा किया और स्थिति का वर्णन किया। जब तक आप इस लड़के के साथ हल्का स्पार कर सकते हैं और उसे कुछ दबाव दे सकते हैं, मैं आपको शेष समय में जो चाहे करने की अनुमति दूंगा। वह गिन का बेटा है, इसलिए बहुत दूर मत जाओ। जिया सुनहरे बालों वाली लॉन्च के करीब चली गई और उसके कानों में फुसफुसाई। गोरा लॉन्च ये सुनकर चौंक गया कि गोकू गिन का बेटा था। उसकी आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो रही थीं।
सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने 8 साल की उम्र में कोरिन के स्थान पर प्रशिक्षण शुरू किया और पूरे 10 साल तक ऐसा किया। इसके अलावा जैसा कि वह कुछ वर्षों के लिए सयांस के साथ ग्रह होंगशान पर रहती थी, उसकी युद्ध शक्ति अब 480 तक पहुंच गई थी। वह पहले से ही पृथ्वी के लोगों के बीच एक तरह की विशेषज्ञ थी और यहाँ तक कि पृथ्वी के कामी भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ये जानने के बाद कि उसका प्रतिद्वंद्वी गिन का बेटा था, जो कमजोर दिखने वाली महिला का बेटा था, ब्लॉन्ड लॉन्च उत्साहित और कुछ हद तक डरा हुआ था, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे कमजोर वयस्क महिला सयान भी उसे एक हाथ से मार सकती थी। वह होंगशान ग्रह पर सयन से बहुत अधिक पीड़ित थी, इसलिए उसके दिल में शिकायतें थीं। अब उसे आखिरकार अपने हाथों से एक सयान को हराने का मौका मिला। अरे चलो शुरू करते हैं। गोरा लॉन्च आगे बढ़ा और खुशी से गोकू को सुखाते हुए चिल्लाया। ठीक है। गोकू ने अपने पीछे से पावर पोल हटा दिया और इसे बुल्मा को सौंप दिया और फिर वह उत्साह से ब्लॉन्ड लॉन्च के सामने कूद गया। हे वाह! सुनहरे बालों वाला लॉन्च अचानक एक चांदी की घंटी की तरह खुशी से हंसने लगा। लेकिन अगले सेकंड उसके पूरे शरीर के चारों ओर आभा काफी बदल गई। उसकी आभा अशांत हो गई और बवंडर में हलचल मच गई। माउंट ताई जैसे भारी दबाव ने तुरंत गोकू पर धक्का दिया। गोकू कांप रहा था और उसका पूरा शरीर तनाव में था, जैसे कि वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था। शीलिंग ने नर्म आवाज में टिप्पणी की, लॉन्च की आभा वर्तमान काकरोट के लिए कुछ हद तक डराने वाली है। गोकू की वर्तमान युद्ध शक्ति केवल 140 थी, जिसे न तो मजबूत और न ही कमजोर कहा जा सकता था, केवल थोड़ा औसत। यह वह समय था जब वह बाहरी आभा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होंगे। यदि वह इस स्तर तक नहीं पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा पूरी नहीं होगी और वह इसे तोड़ने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अगर वह इस चरण से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा उसके शरीर में इकट्ठा हो जाएगी, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं होगी कि उसकी भव्य आभा एक सफलता के दौरान फैल जाएगी। ब्लॉन्ड लॉन्च की 480 बैटल पावर की आभा गोकू के लिए विशेष रूप से दमनकारी थी। जिया ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, काकरोट भी एक सैया है, इसलिए उसे इतनी कम मात्रा में दबाव को आसानी से झेलने में सक्षम होना चाहिए। जिया जानता था कि गोकू हमेशा दबाव में बढ़ता था, जो एक कारण हो सकता है कि वह समय समय पर अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। लेकिन एक सयान के रूप में काकरोट की वर्तमान युद्ध शक्ति दयनीय रूप से कम है, मायज ने कहा और कहा। उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ एक जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अगर ऐसा नहीं था कि वह जानती थी कि काकरोट अंततः एक सुपर सयान बन जाएगा, तो मायस को इस तरह के कमजोर सयन बच्चे में कम से कम दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन यही वह है जिसने मायस को उसे और अधिक गंभीरता से लिया। वह वास्तव में ये देखना चाहती थी कि क्या ये बच्चा, जो निम्न स्तरीय योद्धाओं में सबसे नीचे था, अंततः कुछ ऐसा करने में सक्षम होगा जो उसे पलटवार करने की उम्मीद देगा। जिस समय जिया, शिलिंग और मायस बात कर रहे थे, गोकू और ब्लॉन्ड लॉन्च के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि इसे लड़ाई से एक तरफा पिटाई कहना ज्यादा उचित था। चाहे वह ताकत या गति हो, गोकू लॉन्च से कहीं कम था। यह उस समय से अलग था जब टिएन शिनहान और लॉन्च ने लड़ाई लड़ी थी। कम से कम उस समय दोनों पक्षों की युद्ध शक्ति अभी भी एक समान चरण में थी, इसलिए ये युद्ध कौशल की प्रतियोगिता के रूप में समाप्त हुई। हालांकि जैसा कि गोकू और ब्लॉन्ड लॉन्च ने लड़ाई लड़ी, उनकी शक्ति के विभिन्न स्तरों के कारण गोकू के लगातार हमले ऐसे थे जैसे कि वे एक दलदल में प्रवेश कर गए थे, थोड़ा सा भी प्रभाव पैदा नहीं कर रहे थे। वे आसानी से सुनहरे बालों वाली लॉन्च द्वारा प्राप्त किए गए थे। बेशक ब्लॉन्ड लॉन्च ने यह भी याद किया कि जिया ने उसे पहले से कहा था कि लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का उपयोग न करें, अन्यथा गोकू तुरंत हार जाता। हे, ये छोटा लड़का चाची जिन का बेटा है, इसलिए मुझे उसे ठीक से गुस्सा करना होगा। सुनहरे बालों वाली लॉन्च मुस्कुराई और बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखें बर्फीली रोशनी से चमक रही थीं। प्लेनेट होंगशान पर अपने समय के दौरान उसकी देखभाल गिन द्वारा की गई थी और अब उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके इसका जवाब देने का समय था। आंगन में समय समय पर भयंकर लड़ाई की आवाजें गूंजती रहती थीं। दोनों पक्ष एक ऐसी गति से लड़े जो आम लोगों की नग्न आंखों के लिए लगभग अप्रभेद्य थी। एक बैंगनी और एक हरे रंग की प्रकाश किरण लगातार आंगन में चमकती रही। आवाजें सुनी जा सकती थीं, लेकिन लड़ाकों को नहीं देखा जा सकता था, जिससे लोग चकाचौंध हो जाते थे। चलो गोकू। दूसरी तरफ बुला ने गोकू के लिए जय जयकार की, क्योंकि वह उसे हक्का बक्का देख रही थी। उसकी बड़ी बैंगनी नीली आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं, जैसे कि उसने एक नई दुनिया की खोज की हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई इतनी अद्भुत हो सकती है। हालांकि वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनके बीच बार बार आदान प्रदान उसकी आंखों के लिए एक दावत थी। गोकू वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। बुला पहले तो चौंक गई, लेकिन थोड़ी देर बाद सुन्न हो गई। उसका दिल एक झील की सतह की तरह धड़क रहा था जब उसमें एक कंकड़ फेंका गया था। वह और अधिक उत्साहित हो रही थी। गोकू, ये छोटा लड़का छोटा है और वह एक छोटे भाई की तरह भी है, हालांकि वह भयावह रूप से शक्तिशाली है। बुला ने अपने दिल में प्रशंसा की। ठीक है, वह काफी सरल है और सिर्फ थोड़ा युवा है।
बुला चुप हो गया। जितना अधिक वह देखती थी उतना ही खुश महसूस करती थी। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने गोकू के लिए जयकार करने के लिए अपने हाथ हिलाए।